एपिसोड 27 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग और जिंग चैंग दोनों शैनवू हॉल में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक 3rd लेवल की टास्क मिलती है जिसमें उन्हें 5th लेवल के बीस्ट को पकड़ना होता है। जिंग चैंग उसे कहता है एक 5th लेवल के बीस्ट को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि 5th लेवल का बीस्ट मार्शल आर्ट्स गुरु की पावर के बराबर का होता है, इसलिए हमें इस टास्क को नहीं करना चाहिए। चलो कोई और टास्क चल के देखते हैं। बिमिंग मिंग से कहती है मास्टर क्या तुम इस टास्क को करना चाहते हो? मिंग उसे कहता है मुझे मरना नहीं है, मैं इस टास्क को तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, मैं अपने फ्लैश स्टेप को यूज करते हुए एक लेवल 5 के बीस्ट के साथ फाइट नहीं कर सकता। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर अगर मैं तुम्हें वादा करूँ कि मैं तुम्हें सेफ रखूंगी तो फिर क्या तुम इस टास्क को करोगे? मिंग उसे कहता है पैसे के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा, अब जबकि तुम कह रही हो तुम मुझे सेफ रखोगी, ठीक है मैं इस टास्क को करता हूँ, लेकिन मैं जिंग चैंग को नहीं बताऊंगा। मिंग उस रूम की तरफ चला जाता है जहाँ पर उस टास्क को करने वाले सारे पार्टिसिपेंट बैठे होते हैं। वहाँ पर पहले से काफी सारे लड़के बैठे होते हैं। मिंग भी उनके साथ जाकर बैठ जाता है। मिंग कहता है लगता है कि ओनर यहाँ पर अभी तक नहीं आया जिसने इस टास्क को वहाँ पर लगाया था। मिंग वहाँ पर बैठने के बाद बिमिंग से कहता है बिमिंग क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम एक लेवल 5 के बीच से मुझको बचा सकती हो? बिमिंग उसे कहती है मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उसके माइंड में इल्यूजन्स क्रिएट कर सकती हूँ, इसकी वजह से वो सीधा अरे के अंदर आ जाएगा और आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। इसी वक्त वहाँ पर 2 लड़की लड़का आते हैं और वो आपस में बहस कर रहे होते हैं। लड़का लड़की से कहता है तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मेरा उस लड़की के साथ ऐसा कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैं तो सिर्फ उसके साथ बात कर रहा था, मेरा जियान के साथ और कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो लड़की उसे कहती है मुझे पता है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम उसके इर्द गिर्द चक्कर काटते रहती हो, तुम्हें वो पसंद है। क्या वो लड़की मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? तुम हमेशा उसके इर्द गिर्द घूमते हो लेकिन मेरी तरफ उस तरह नहीं देखते जिस तरह उसकी तरफ देखते हो। वो लड़का उसे कहता है तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें बताया ना वो हमारी गेस्ट है, मास्टर ने उसको यहाँ पर बुलवाया है क्योंकि वो एक लेवल 4 की अरे मास्टर है, इसलिए मुझे उसके साथ अच्छे से पेश आना पड़ा। और ऊपर से वो जिनचैंग सेक्टर की एक एलीट डिसाइपल है, वैसे भी वो मुझे कहाँ लाइक करने वाली है। वो लड़की उसे कहती है हमारा टियानजी सेक्टर भी जिनचैंग सेक्टर से कोई ज्यादा बुरा नहीं है, हम भी एलीट डिसाइपल्स हैं। वहीं पर एक लड़का होता है जो कि उनकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है। उसको हंसता हुआ देखकर वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है तुम किस लिए हंस रहे हो? वो लड़की उन सब से कहती है तुम सब लोग बहुत ज्यादा वीकलिंग्स हो, यहाँ पर सिर्फ मरने के लिए तुम्हें बुलवाया गया है, इसलिए अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो, तुम्हारे पास इतनी औकात नहीं है कि हमारे ऊपर हंसो। अभी उस लड़की के पीछे एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से एक मास्टर और साथ में एक लड़की निकलती है। इसी लड़की का नाम जियान है जो कि लेवल 4 की अरे मास्टर है। मास्टर निकलते ही उस लड़की से कहते हैं तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो? असल में ये दोनों लड़की लड़का मास्टर के पर्सनल डिसाइपल्स हैं। मास्टर आते ही उन सारे पार्टिसिपेंट से कहते हैं चलो ठीक है, सबसे पहले मैं तुम लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरा नाम मास्टर जाफू शाओ है और मैं टियानजी सेक्टर का एक गेस्ट एल्डर हूँ, क्योंकि ये दोनों मेरे पर्सनल डिसाइपल्स हैं। एक का नाम यूनजी है और एक का नाम चेंग चेंग है और इस लड़की का नाम जियान है, ये हमारी लेवल 4 की अरे मास्टर है। और इसके अलावा ये जिनचैंग सेक्टर की एक एलीट डिसाइपल भी है। उन्हीं पार्टिसिपेंट्स में से एक बंदा उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है मास्टर शाओ आप हमें हमारे 50 कॉइन्स कब देने वाले हैं और हम लोग किस किस्म के 5th लेवल के मैजिकल बीस्ट को पकड़ने के लिए जाने वाले हैं, हमें उस मैजिकल बीस्ट के बारे में कुछ डिटेल्स बताई जाए। मास्टर शाओ उनसे कहते हैं जैसे ही हम लोग बीस्ट फॉरेस्ट में पहुंचेंगे वहाँ पर जाने के बाद तुम सभी को तुम्हारे 50-50 कॉइन्स मिल जाएंगे। रही बात 5th लेवल के मैजिकल बीस्ट की, तो हम लोग आइस बीस्ट के बेबी को पकड़ने वाले हैं। ये बात सुनते ही वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहते हैं अब वाकई में हम लोग एक बेबी आइस बीस्ट को पकड़ने वाले हैं। अगर वहाँ पर मदर हुई, उसकी मदर तो एक 7 लेवल की बीस्ट होती है कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर उसकी मदर वहाँ पर करीब हुई तो हम सब लोग इंस्टेंट में मारे जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा क्या कब हम लोग मारे गए। तुम लोग चाहते हो कि सिर्फ 150 कॉइन्स के लिए हम एक आइस बीस्ट को पकड़े, हमें ये टास्क नहीं करनी, हम लोग जहाँ से जा रहे हैं। मास्टर शाओ उनसे कहते हैं यहाँ पर आना तो बहुत ज्यादा आसान था लेकिन यहाँ से जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जबकि तुम सब लोग यहाँ पर आ चुके हो इसलिए तुम सब लोग यहाँ से वापस नहीं जा सकते। साथ ही जुनजी को दिखाते हैं जो कि अपनी तलवार निकाल रहा होता है, वो सारे डर कर वापस अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। सारे कहते हैं मास्टर शाओ एक मार्शल आर्ट्स के मास्टर हैं, अगर हमने रेजिस्ट करने की कोशिश की तो ये तो हमें मार डालेंगे, हमें पहले यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, अब तो हमें इनके साथ जाना ही पड़ेगा। मास्टर शाओ उन सब से कहते हैं अगर ये मिशन इतना ज्यादा डेंजरस नहीं होता तो फिर मैं तुम्हें 150 कॉइन्स किस बात के देता, मेरे पास भी इतने ज्यादा पैसे नहीं है, मैंने अपनी आधी जिंदगी कमाई इस पर लगा दी है, लेकिन अगर हम लोग एक बेबी आइस बीस्ट को पकड़ लेते हैं तो मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे। मिंग से कहता है मैंने इस टास्क को अपनी मर्जी से एक्सेप्ट किया है और मैं रास्ते में से भागने वाला नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपनी बात का हमें यकीन दिलाना होगा। मैं इस बात पर यकीन कैसे कर सकता हूँ? तुम हमें हमारे 50 मार्शल कॉइन्स दोगे और मिशन को पूरा करने के बाद बाकी के 100 कॉइन्स भी तुम हमें दे दोगे, क्योंकि जबकि तुमने हमें पहले यहाँ पर डरा दिया है, तुम हमें यहाँ से वापस नहीं जाने दे
दे रहे। मास्टर शाओ से कहते हैं अच्छा भी ठीक है, तुम ही बताओ कि तुम हम पर कैसे ट्रस्ट करोगे। मिंग उसे कहता है ये तो बहुत ही आसान काम है, मैजिकल बीस्ट फॉरेस्ट में पहुंचने के बाद तुम हमें 50 कॉइन्स देने वाले हो। अगर तुम हमें 150 कॉइन्स यानी कि पूरे के पूरे कॉइन्स दे देते हो तो इससे हमें तुम्हारे पर यकीन रहेगा और हम उस मैजिकल बीस्ट को मारने के लिए तुम्हारे साथ जाएंगे। मास्टर शाओ कहते हैं चलो फिर ठीक है, तुम्हें मुझ पर भरोसा हो इतना ही काफी है। वहाँ पर फॉरेस्ट में पहुँचने के बाद मैं तुम सबके 150 कॉइन्स तुम सबको दे दूंगा। साथ ही वो सोच रहे होते हैं ये सब लोग कौन सा वहाँ से भागने वाले हैं, 150 कॉइन्स लेकर ये वहाँ से भाग नहीं सकते क्योंकि मैं इन सबको मार डालूंगा, या तो ये बीस्ट के हाथों मरेंगे या फिर मेरे हाथों से। तो सारे के सारे कॉइन्स वापस मेरे पास आ जाएंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो लोग निम्बस के ऊपर बैठकर बादलों के ऊपर उड़ते हुए जा रहे होते हैं। मिंग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बिमिंग से पूछता है बिमिंग ये रेड लाइट क्या है, हम किस चीज के ऊपर खड़े हैं। बिमिंग उसे निम्बस के बारे में बताती है। बिमिंग उसे कहती है तुम अभी डिसाइपल लेवल पर हो, तुमसे ऊपर वॉरियर लेवल है। वॉरियर लेवल के जितने भी मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो निम्बस को गैदर कर सकते हैं और निम्बस के ऊपर थोड़े डिस्टेंस तक सफर कर सकते हैं। वॉरियर लेवल्स के ऊपर मार्शल आर्ट्स का लेवल आता है, मार्शल आर्ट मास्टर का। मार्शल आर्ट्स के मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, वो सारे ही निम्बस को कंट्रोल कर सकते हैं और आसमान में निम्बस के ऊपर बैठकर उड़ सकते हैं। जबकि एक मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर की पावर बहुत ज्यादा होती है, वो एक निम्बस के ऊपर अकेले तो उड़ सकता है लेकिन अपने साथ बहुत सारे लोगों को भी लेकर जा सकता है। और इसके निम्बस की पावर जो है वो रेड कलर की है, इसका मतलब है इसने फायर एट्रीब्यूट के निम्बस को अपने लिए रिफाइन किया हुआ है और ये एक मार्शल आर्ट्स का ग्रैंड मास्टर है। मास्टर शाओ उन सबसे कहते हैं जैसे ही हम लोग उस जंगल के अंदर पहुंचेंगे, वहाँ पर पहुंचने के बाद मैं वहाँ पर एक फॉर्मेशन अरे बनाऊंगा, जबकि तुम सब लोग युंजी के साथ जंगल में जाओगे उस आइस केव की तरह जहाँ पर वो बेबी बीस्ट है। तुम सब लोग उस बेबी बीस्ट को मेरी इस फॉर्मेशन की तरफ लेकर आओगे और उसे इस फॉर्मेशन के अंदर फंसा दोगे। हम लोग उसे अपनी फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर लेंगे। ये बहुत ही एक आसान सा काम है। फिर वो सारे लोग उस जंगल के अंदर उतर जाते हैं। उस जंगल में उतरने के फौरन बाद मास्टर शाओ अपने पास से बहुत सारे कॉइन्स निकालते हैं और उन सब से कहते हैं तुम सब लोग अपने लिए अपने 150 कॉइन्स अपने लिए ले लो, कोई भी ज्यादा मत उठाना। मिंग भी अपने 150 कॉइन्स उठा लेता है और काफी ज्यादा खुश होता है और साथ ही वो अपने 150 मार्शल कॉइन्स को अपने स्पेस लॉकर के अंदर रख लेता है, जबकि बाकी के सारे उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं क्योंकि उनमें से किसी के पास भी स्पेस लॉकर नहीं है। स्पेस लॉकर बहुत ज्यादा महंगा होता है। वो सारे कहते हैं लगता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा अमीर है, इसके स्पेस लॉकर के अंदर और भी बहुत सारे खजाना हो सकता है। हमें हमारे मार्शल कॉइन्स मिल चुके हैं, एक बार इस टास्क को कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद इस लड़के को मारकर इसका स्पेस लॉकर इससे छीन लेंगे। और ये लड़का कोई इतना ज्यादा हास भी नहीं है, हम सब लोग वॉरियर लेवल पर हैं, जबकि ये लड़का सिर्फ डिसाइपल स्टेज पर है। योंजी और चैंग चैंग दोनों ऊपर खड़े होते हैं। योंजी कहता है ये सारे लोग तो बिल्कुल बेवकूफ है, ये सारे देखो उस लड़के की तरफ किस तरह घूर घूर कर देख रहे हैं। इस वक्त इन्हें पता भी है कि ये सब लोग बीस्ट के हाथों मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी ये इतने ज्यादा लालची हैं कि ये सोच रहे हैं कि इस लड़के को कैसे मारें और इसके हाथ से इसके सारे कॉइन्स कैसे छीने। चैंग चैंग कहती है ये सारी बहुत ज्यादा बेवकूफ है, अगर ये सारे लोग आइस पीस के अटैक से बच जाते हैं फिर भी मास्टर इनको यहाँ से नहीं जाने देंगे। ये लगता है कि ये 150 कॉइन्स लेकर यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन मास्टर का प्लान तो पहले से ही साफ है, वो इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इनकी किस्मत तो उसी वक्त सील हो गई थी जब इन्होंने इस मिशन को चूज किया था। मिंग बिमिंग से कहता है बिमिंग जरा उन सारे लोगों की तरफ देखो कैसे मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सारे लोग उस आइस बीच तक पहुँचने से पहले मेरे ऊपर अटैक करके मुझे मार डालेंगे। बिमिंग उसे कहती है हाँ मास्टर मुझे इस बारे में पता है, असल में ये सारे लोग तुम्हारे मार्शल कॉइन्स छीनने के बाद यहाँ से भागना चाहते हैं, लेकिन सबको इस बारे में नहीं पता। मास्टर शाओ ने अपने निम्बस के साथ इन सबको ब्रांड कर दिया है, ये लोग चाहे जहाँ पर भी भागकर चले जाएं, मास्टर शाओ इन सबको ढूंढ लेंगे। मास्टर शाओ अपने 150 कॉइन्स को इस तरह जाया होते नहीं दे सकते, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मास्टर शाओ इस टास्क के कंप्लीट होने के बाद सर्वाइवर्स को भी मार डालेंगे। मिंग उसे कहता है जब तुम्हें पहले से पता था कि मास्टर शाओ मुझे मारने वाले हैं, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, तो मुझे भी मार डालेंगे, तो क्या मैं भी यहाँ से भागने की कोशिश करूँ। बिमिंग उसे कहती है मास्टर आपको यहाँ से भागने की क्या जरूरत है, मास्टर शाओ के पास बहुत सारा खजाना है, मैं वो सारे का सारा मिल सकता है, मैंने तो पहले से ही प्लान बना लिया है। हम लोग आइस बीस्ट को यूज करते हुए यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी को मार डालेंगे, मास्टर शाओ को भी। इसके बाद जितना भी इनके पास खजाना है तुम उस सारे खजाने को लूट लेना। मिंग उसके पास उनका हैरान हो जाता है और कहता है क्या वाकई में तुम चाहती हो कि हम इन सबको मार डालें, कि ये सारे मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। बिमिंग उसे कहती है ये सारे लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, मास्टर शाओ के साथ साथ जितने भी लोग हैं, जबकि ये तुम्हें मारना चाहते हैं तो उनसे पहले तुम इनको मार डालो, यही सबसे बेहतर रहेगा। बिमिंग मिंग से कहती है मुझे आइस बीस्ट के बारे में पता है, आइस बीस्ट बेबी की मदर हर महीने के एक दिन आइस केव के अंदर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने के लिए जाती है। मास्टर शाओ को इस बारे में पता है, आज के दिन वो आइस केव में अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने के लिए गई होगी, इसलिए तो मास्टर शाओ यहाँ पर इस मौके का फायदा उठाने के लिए आए हैं। लेकिन शायद मास्टर शाओ को इस बारे में नहीं पता कि जहाँ पर उस मदर का बेबी
बेबी है वो उस मदर की कल्टीवेशन प्लेस से सिर्फ 100 मील दूर है। 100 मील की रेंज में अपनी स्पिरिट पावर को यूज करते हुए उस आइस बेबी की मदर से बात कर सकती हूँ और उसे जल्दी से यहाँ पर बुला सकती हूँ कि उसके बेबी पर अटैक हुआ है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होगी और यहाँ पर आकर सभी को मार डालेगी। ये मिशन बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। मिंग उसे कहता है ऐसा कमाना कोई आसान काम नहीं है। चलो फिर ठीक है, तुम्हारे प्लान के साथ ही आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो लोग अपनी अरे फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। मास्टर शाओ कहते हैं जियान क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ये फॉर्मेशन अरे 6 लेवल के बीस्ट को भी कंट्रोल करने के लिए काफी है? जियान मास्टर शाओ से कहती है आइस बीस्ट का बेबी अगर वो बड़ा हुआ तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि उसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी इस फॉर्मेशन अरे के अंदर ज्यादा देर तक ट्रैप रह सकेगी। हमें जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। जियान कहती है लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास 3 चार्म्स हैं। मैं इन चार्म्स को यूज करते हुए इस फॉर्मेशन की पावर को और ज्यादा बढ़ा दूंगी। और साथ ही वो अपने चार्म्स की पावर्स को रिलीज करती है और उन फॉर्मेशन अरे को और भी ज्यादा मजबूत कर देती है और कहती है अब वो आइस कप इसके अंदर आने के बाद यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 27 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर के एपिसोड 28 के साथ हाजिर हूँ। तो एपिसोड 28 की शुरुआत में जुनजी उन सारे 10 लोगों को अपने साथ लेकर मैजिकल बीस्ट की तरफ जा रहा होता है, उस आइस केव की तरफ जहाँ पर आइस बीस्ट का बेबी है। जुनजी उन सब से कहता है मास्टर शाओ ने अपनी फॉर्मेशन को बना लिया है, अब हमें जल्दी से जाकर आइस केव में से उस बेबी को बाहर निकालना है। और मेरी एक बात अच्छी तरह से याद रखना, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना वरना तुम्हें मौत से भी ज्यादा बदतर सजा दी जाएगी। उनमें से 2 लोग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्या हम तुम्हें कोई बेवकूफ नजर आते हैं? सब मिल चुका है, हम लोग तो यहाँ से जा रहे हैं। और साथ ही वो वहाँ से उड़ जाते हैं और उन सब से कहते हैं हमें नहीं लगता कि मास्टर शाओ के पास इतना ज्यादा टाइम है कि वो हमें ढूंढ सके, क्योंकि वो तो अपनी फॉर्मेशन को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। हम लोग तो यहाँ से चले। ऐसे वो लोग वहाँ से जंप करके आगे जंगल की तरफ जाते हैं। तुलसी हंसना शुरू कर देता है और कहता है ये लोग तो बहुत बड़े बेवकूफ हैं। उसी वक्त उनके चिल्लाने की आवाज आती है। कुछ मॉन्स्टर्स रास्ते में उन पर अटैक करते हैं और उन दोनों को मार देते हैं। और वो बाकी के सारे लोग भी अपने आसपास देखते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है? यहाँ पर मॉन्स्टर्स की आवाज आ रही है और वो दोनों भी मर चुके हैं। लगता है कि मॉन्स्टर्स ने उन दोनों को मारकर खा लिया है। वो लोग अपनी साइड पर देखते हैं तो साइड पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स और बीस्ट होते हैं, लेकिन वो सारे साइड पर होते हैं और उनके करीब नहीं आ रहे होते। वो सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर तो लेवल 3 के और लेवल 4 के बीस्ट भी है, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम लोग तो सिर्फ लेवल 2 के बीस्ट से निपट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे हैं। हम सब लोग यहीं पर मरने वाले हैं, हम तो केव तक पहुँच भी नहीं पाएंगे। जुनजी उन सब से कहता है तुम सब लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस रास्ते के ऊपर हमने पहले से ही लेवल 6 के बीस्ट के यूरेन को छिड़का दिया था। ये सारे बीस्ट इस रास्ते पर नहीं आएंगे। तुम सब लोग यहाँ पर मेरे पीछे पीछे चलते रहो। ये बीस्ट तुम्हारे पर अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लेवल 6 के बीस्ट से बहुत ज्यादा डरते हैं और उसका यूरेन यहाँ पर होने की वजह से ये लोग इस रास्ते के करीब नहीं आएंगे। तो सारे लोग जुनजी के साथ आइस केव में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उस आइस केव के अंदर वो आइस बीस्ट है। उस आइस केव के अंदर बहुत ज्यादा ठंड होती है। मिंग भी सर्दी से कांप रहा होता है और कहता है हालांकि मैं ठंडे पानी के अंदर बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करता रहा हूँ, लेकिन यहाँ की ठंड तो बहुत ज्यादा जानलेवा है। मुझे लगता है कि मैं यहीं पर जमकर मर जाऊंगा। वो सारे उससे कहते हैं जुनजी यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ठंड है, जैसे जैसे हम अंदर जाते जा रहे हैं अंदर बहुत ज्यादा ठंड है, कहीं हम लोग जमकर ही न मर जाए। जुनजी उन सबसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम में से 5 लोग पहले अंदर जाओ, जाकर उस आइस बेबी को बाहर लेकर आओ और भागने की कोशिश मत करना। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम सब लोगों को मार डालूंगा। वो सारे सोच रहे होते हैं अब हम लोग क्या करें? अगर हम लोग अंदर जाते हैं तो वो बीस्ट हमें मार डालेगा, क्यों ना हम लोग यहीं पर सभी लोग इकट्ठे मिलकर जुनजी को मार देते हैं और फिर यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन उनमें से एक कहता है अगर यहाँ पर इसको मारकर भाग भी जाएंगे मास्टर शाओ हम लोगों को ढूंढ कर मार डालेंगे। हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है, हमें अंदर ही जाना चाहिए। और वो सारे लोग उस केव में अंदर की तरफ चले जाते हैं। जुनजी के पास अब पीछे सिर्फ 3 लोग बचते हैं। जुनजी उनसे कहता है अगर वो 5 लोग अंदर जाने के बाद मर जाते हैं तो उनके बाद तुम तीनों को अंदर जाना होगा और उस बीस्ट को बाहर लेकर आना होगा। मिंग भी उन तीनों लोगों में होता है। थोड़ी देर के बाद अंदर से बीस्ट के चिल्लाने की आवाज आती है और वो सारे 5 लोग भागते हुए बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। बाकी के सारे लोग भी उन्हें भागता हुआ देखकर भागना शुरू कर देते हैं। जुनजी उन सबसे कहता है चलो जल्दी से भागो और इस बच्चे को अरे फॉर्मेशन की तरफ लेकर जाओ। उन सारे भागने वालों में से एक जो सबसे पीछे होता है वो आइस कप उसके करीब पहुंच जाता है और अपने पंजे से उसके ऊपर अटैक करता है। जैसे ही वो अपने पंजे से उस पर अटैक करता है उसका ब्लड भी क्रिस्टल बन जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। बाकी के सारे और भी ज्यादा डर जाते हैं और तेजी से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं उसने सिर्फ एक ही वार से उस लड़के के ब्लड को भी जमा दिया, अगर उसने हमें पकड़ लिया तो हमें मार डालेगा। चलो जल्दी से तेज भागो। 2 लोग इकट्ठे भाग रहे होते हैं जबकि वो आइस कप उन दोनों के पीछे की तरफ भागता है और अपने मुंह में एक आइस एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। उसके मुंह से जो ठंडी हवा निकलती है उससे वो दोनों लड़के आइस के अंदर जम जाते हैं। अब उन दोनों के बाद मिंग की पारी होती है। मिंग आगे आगे भाग रहा होता है जबकि वो आइस कप उसके पीछे पीछे होता है। मिंग बिमिंग से कहता है
वो तो मेरे बहुत ज्यादा करीब पहुंच गया है, वो बहुत जल्दी मुझे पकड़ लेगा और मुझे मार डालेगा। अब बताओ मैं क्या करूँ। बिमिंग उसे कहती है, मास्टर आप भाग क्यों रहे हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैंने उसके दिमाग के अंदर इल्यूजन क्रिएट करनी है और मैंने उसके दिमाग में इल्यूजन क्रिएट कर दी है। वो बीस्ट आपको देख नहीं सकता। ये बात सुनने के बाद मिंग वहीं पर रुक जाता है और वो आइस बीस्ट उसके पास से भागता हुआ आगे निकल जाता है। मिंग चिल्लाते हुए बिमिंग से कहता है, तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी कि तुमने उसके दिमाग के अंदर इल्यूजन क्रिएट कर दी है। मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। बिमिंग उसे कहती है, मास्टर मुझे लगा शायद आपको एक्साइट होना बहुत ज्यादा पसंद है। मिंग उसे कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत ज्यादा डर गया था, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। मिंग उसे कहती है, मास्टर मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, इसलिए मैं ये सब कुछ नहीं समझ सकती। मिंग उसे कहता है, अच्छा ठीक है, तुम हर बार यही कहती हो कि तुम्हारे पास कोई फीलिंग नहीं, तुम ये सारी बातें नहीं समझ सकती। मिंग से कहता है, क्या तुम वाकई में श्योर हो वो आइस बीस्ट एक बच्चा है, वो बहुत ज्यादा बड़ा है? मिंग उसे कहती है, आइस बीस्ट के पैदा होने के बाद ये बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, तकरीबन आधे महीने में इनका कद इतना बड़ा हो जाता है। मिंग उसे कहती है, इस बच्चे का साइज देखकर मुझे लगता है कि ये 3 महीने का होगा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। आइस बीस्ट ने जितने लोगों पर अटैक किया था वो सारे लोग वहीं पर बर्फ में जमे होते हैं। मिंग से कहती है, मास्टर जाओ और जाकर उनके पास जितने भी पैसे हैं वो सारे निकाल लो। मिंग बड़ी स्पीड के साथ अपने फ्लैश टैब को यूज करते हुए उन सभी की आइस को तोड़ते हुए सारे पैसे उठा लेता और कहता है, इस काम में तुम्हें बहुत ज्यादा माहिर हूँ। और फिर मिंग एक एक करके उन सभी के मार्शल आर्ट्स कोइंस उनसे ले लेता है। नेक्स्ट सीन उस फॉर्मेशन अरे वाली जगह का दिखाया जाता है। मास्टर शाओ चेंग से कहते हैं, चेंग मुझे लगता है कि वो 10 के 10 लड़के मर गए होंगे, लेकिन अगर उनमें से कोई भी जिंदा हुआ तो इस बात का तुमने ध्यान रखना है कि उनमें से कोई भी बचकर जा न सके, सभी को मार डालना। मैं नहीं चाहता कि मेरे कॉइन्स उन पर जाया हो जाएं। चेंग मास्टर शाओ से कहती है, मास्टर शाओ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सभी को मार डालूंगी। जिन एक अच्छी लड़की है, वो मास्टर शाओ से कहती है, मास्टर शाओ आपको सभी को मारने की जरूरत नहीं है, अगर वो सब लोग बहुत ज्यादा लकी हुए तो वो बच जाएंगे। मास्टर शाओ से कहते हैं, मेरा बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने 1500 कॉइन्स उनको ऐसे ही दे दूं? जिन भी मास्टर की ये घटिया बात सुनकर खामोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं जुंजी और उसके साथ 1-2 और लड़के होते हैं जो कि बचकर वहाँ से वापस आ गए हैं, जबकि आइस कप भी उनके पीछे ही होता है। जुंजी भागता हुआ उस फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है, जबकि वो आइस कप भी उसका पीछा करते हुए उस फॉर्मेशन के अंदर आ जाता है। जुंजी मास्टर से कहता है, मास्टर अभी इस अरे को क्लोज कर दो। मास्टर शाओ अपनी पावर्स को यूज करते हुए जल्दी से उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे वो बच्चा उसी फॉर्मेशन के अंदर फंस जाता है। वो बार बार दीवारों से अपना सर टकराता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता। मास्टर शाओ कहते हैं, ये बच्चा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो जियान से कहते हैं, जियान मेरी हेल्प करो इस फॉर्मेशन को बनाए रखने में। वो दोनों ही उस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर लेते हैं। मिंग और बिमिंग दूर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं। मिंग बिमिंग से पूछता है, क्या तुमने इस बच्चे की माँ को बता दिया है? बिमिंग अपने सर पे दोनों उंगलियां रखती है और कहती है, मैं अभी उसको मैसेज पहुँचा देती हूँ। और साथ ही उस आइस केव के अंदर उस बच्चे की मदर को मैसेज पहुँचा देती है। उसे कहती है, आइस कप की मदर तुम्हारा बच्चा बहुत ज्यादा मुश्किल में है, इंसान उसे पकड़कर ले जाने वाले हैं, जल्दी से उसे बचाने के लिए आ जाओ। वो बार बार उसे कहती है, हालांकि वो वहाँ पर कल्टीवेशन करने की स्टेज में बैठी होती है, लेकिन जब उसके दिमाग में ये बात करती है तो उसकी आंखें खुलती हैं और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और स्पीड के साथ उड़ती हुई बाहर आ जाती है। जुंजी के साथ सिर्फ 2 ही लोग होते हैं जो कि बचकर उस आइस केव से यहाँ तक पहुँचे होते हैं। वो दोनों भी बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि जुंजी उनके सामने अपनी तलवार लेकर खड़ा होता है। वो दोनों कहते हैं, दोनों ने इस मिशन को पूरा कर लिया है, लेकिन अब तुम हमें मारना चाहते हो, ये तो हमारा मिशन नहीं था। जुंजी हंसते हुए उनसे कहता है, तुम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हमारी इतनी हेल्प कर दी, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। लेकिन जैसे ही वो उन दोनों के ऊपर अटैक करने लगता है, उसी वक्त साइड से उन्हें सफेद रोशनी नजर आती है। वो लोग उस तरफ देखते हैं कि वहाँ पर क्या है, तो आइस कप की मदर वहाँ पर आ जाती है। मास्टर शाओ भी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उस आइस कप की मदर अपने बेटे की तरफ देखती है तो वो बेचारा बहुत ज्यादा जख्मी होता है और अपनी पूंछ को अपने मुंह में लेकर वहाँ पर बैठा होता है। इस बात से तो वो माँ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसकी आंखें सूरज चमकना शुरू कर देती है और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए वहाँ पर सब कुछ जमा देती है। मास्टर शाओ और जियान दोनों ही वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, अपनी फॉर्मेशन को कंट्रोल करना छोड़ देते हैं और वहाँ से भाग रहे होते हैं, जबकि वो मदर अपने हाथ को दूसरी तरफ करते हुए जहाँ पर जुंजी और बाकी के तीनों लोग होते हैं उनकी तरफ अटैक करती है और वो सारे के सारे आइस के अंदर जम जाते हैं। फिर साथ ही वो अपना पंजा मारते हुए उस सारी आइस को तोड़ देती है और उनकी बॉडी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। उसी वक्त जियान की तरफ दिखाते हैं। जियान अपने पास एक और चार्म निकालती है जो कि स्टेल्थ के लिए होता है। वो उस चार्म को एक्टिवेट करती है और वहाँ से गायब हो जाती है ताकि वो आइस बीस्ट उसे ढूंढ न सके। मास्टर शाओ भी अपने निम्बस को एक्टिवेट करते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और कहते हैं, मैं सालों से इस पर काम कर रहा था, मैं सिर्फ एक आइस बीस्ट पकड़ना चाहता था, लेकिन इसकी माँ यहाँ पर आ गई, बस इंतजार करो, मैं वापस आऊंगा, तुम दोनों को मार डालूंगा। लेकिन मास्टर शाओ जैसे अपने निम्बस पर बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं, आइस मदर अपने हाथ को उस तरफ करते हुए अपनी आइस को एक्टिवेट करती है और एक बड़ा सा आइस टावर बना लेती है और मास्टर शाओ उसकी आइस के अंदर ट्रैप हो जाते हैं और फिर साथ ही वो उसको पंजा मारते हुए आइस को टुकड़े टुकड़े कर देती है और यहाँ पर मास्टर शाओ भी मर जाते हैं। बिमिंग
मिंग से कहती है, मास्टर, एक लड़की को छोड़कर बाकी के सारे लोग मारे जा चुके हैं। वो लड़की जिसका नाम जियान था, उसके पास एक टैलिस्मैन था जिससे उसने अपने आप को स्टेल्थ कर लिया है। ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि हम लोग उसका खजाना नहीं लूट पाए। उसके पास बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें थी। मिंग बिमिंग से कहता है, तो अब हमें क्या करना है? बिमिंग उसे कहती है, हमें वहाँ पर जाकर आइस बीच से मिलना है। हमने उसके बच्चे की जान बचाई है, हमारा उसके ऊपर एक एहसान है, शायद वो इस एहसान का बदला जरूर चुकाएगी। मिंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, तुम चाहती हो मैं वहाँ पर जाकर एक आइस बीस्ट के साथ बात करूँ? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? वो एक आइस बीस्ट है, वो तो मुझे देखते ही मार डालेगी। वो मदर आइस बीस्ट आगे बढ़ती है और उस फॉर्मेशन अरे के ऊपर अपना पंजा लगाती है और साथ ही अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को तोड़ देती है और अपने बच्चे को आजाद करवा लेती है और फिर आगे बढ़कर अपने बच्चे को चाटना शुरू कर देती है। जबकि मिंग भी हंसता हुआ वहाँ पर आ जाता है और कहता है, हेलो, कैसे हो सब लोग? तुम्हारा बच्चा ठीक है? आइस मदर उसे कहती है, मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी, जिसने मुझे इन्फॉर्म किया था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तुम तो बहुत ज्यादा वीक हो। मिंग उसे कहता है, हाँ वो मेरा मास्टर है, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा बिजी है, बस उसने तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ कि तुम लोग ठीक हो या नहीं। आइस मदर उसे कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अपने मास्टर को जाकर मेरी तरफ से थैंक यू कहना। अगर उन्होंने मुझे टाइम पर इन्फॉर्म नहीं किया होता तो इन इंसानों ने मेरे बेबी को पकड़ लेना था। उन्होंने मेरे बेबी को पकड़ने के बाद इसे अपने लिए वार पैट के तौर पर यूज करते और इस पर बहुत ज्यादा जुल्म करते। बेबी कब आगे बढ़ता है और मिंग को जाकर चाटना शुरू कर देता है, लेकिन उसके चाटने की वजह से मिंग वहीं पर आइस में जम जाता है, जबकि वो बेबी कब उसके पास ही बैठकर हंसना शुरू कर देता है। आइस मदर मिंग से कहती है, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, मुझे तुम्हारे एहसान का बदला चुकाना चाहिए। अब जबकि तुम्हारे मास्टर यहाँ पर नहीं है तो फिर ठीक है, तुम ही कहो तुम्हें क्या चाहिए। मिंग उसे कहता है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तुम्हारी परमिशन चाहिए, मैं तुम्हारी उस आइस केव में बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। आइस मदर उसे कहती है, हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत ही आसान है। और साथ ही वो उसे कहती है, इन सारे इंसानों की बॉडी के ऊपर बहुत ही कीमती चीजें हैं, मुझे लगता है कि ये सारी तुम्हारे काम आ सकती है, जाओ और जाकर ये सारी चीजें ले लो। मिंग उसकी बात सुनने के बाद अपने फ्लैश टैब को यूज करता है और कहता है, इस काम में तो मैं बहुत ज्यादा माहिर हूँ। और वो स्पीड के साथ उन सभी की बॉडी के ऊपर से जो कुछ भी मिलता है वो सभी कुछ ले लेता है। मिंग कहता है, ये आइस मदर तो बहुत ज्यादा अच्छी है, इसने सारा कुछ मुझे दे दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रख रहा। मिंग उसे कहती है, वो एक बीस्ट है, वो इन मार्शल कॉइंस का क्या करेगी। और यहीं पर हमारी एपिसोड 28 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? द रिवेंज सीकर की एपिसोड 29 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग उस मदर बीस्ट से कहता है, मैं तुम्हारी आइस केव में बैठकर कल्टीवेट करना चाहता हूँ। वो उसे कहती है, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम वहाँ पर आकर कल्टीवेट कर सकते हो और इंसानों की बॉडी के ऊपर जो भी कीमती चीजें हैं वो भी सब तुम रख सकते हो। मिंग ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ये काम में तुम्हें बहुत ज्यादा माहिर हूँ। और वो अपने फ्लैश टैब को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ उनकी बॉडी के ऊपर जितने भी कॉइन्स होते हैं वो सारे उतार लेता है। वहीं पर उस सारे खजाने के अंदर से उसे एक पेंडेंट मिलता है। मिंग कहता है, ये पेंडेंट मुझे याद है, ये तो मास्टर शाओ का है, ये कोई आम पेंडेंट नहीं है, ये उनका एक स्पेस लॉकर है। मिंग अपनी एनर्जी के साथ उस पेंडेंट को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्पेस लॉकर को ओपन नहीं कर पाता, जबकि उसे एक जबरदस्त झटका लगता है। मिंग बिमिंग से कहता है, ये क्या हो रहा है? बिमिंग उसे कहती है, मास्टर, जितने लेवल की स्पिरिट एनर्जी तुम्हारे पास है तुम इसको नहीं ओपन कर पाओगे, क्योंकि ये ग्रैंड मास्टर का पेंडेंट है, ये उसका स्पेस लॉकर है, तुम इसको इतनी आसानी से ओपन नहीं कर सकते, तुम्हें पहले एक मार्शल आर्ट्स का मास्टर बनना होगा, इसी के बाद तुम इसको ओपन कर पाओगे। मिंग उसे कहता है, तो फिर ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ, जब मैं एक मास्टर बन जाऊंगा तब मैं इसको ओपन कर लूंगा। बिमिंग मिंग से कहती है, यहाँ पर इस सारे फॉर्मेशन को बनाने के लिए जितने भी झंडे और जितनी भी प्लेट्स लगी हैं वो सारी की सारी बहुत ज्यादा महंगी हैं, उन सबको भी अपने पास रख लो। मिंग उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं। साथ ही वो वहाँ पर जितनी भी प्लेट्स और अरेज हैं उन सभी को अपने स्पेस लॉकर के अंदर खींच लेता है। साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वहाँ पर फर्श के ऊपर जितनी भी प्लेट्स और फॉर्मेशन अरेज होती है, मिंग उन सभी को अपने स्पेस लॉकर में रख लेता और कहता है, मैंने तो सब कुछ सफा चट कर दिया। जैसे मिंग वहाँ पर मौजूद सारी चीजें ले लेता है, आइस मदर उसे अपने साथ उड़ाती हुई अपनी आइस केव की तरफ ले जाती है। मिंग कहता है, इसकी स्पीड तो उसके निम्बस से बहुत ज्यादा है। वो आइस मदर उसे उड़ाती हुई अपनी आइस केव के अंदर ले जाती है, जहाँ पर मिंग बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करने वाला है। आइस मदर मिंग से कहती है, यहीं पर मैं रोजाना बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करती हूँ, अगर तुम इस सभी कल्टीवेशन को हैंडल न कर पाओ तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मिंग उसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ये हैंडल कर सकता हूँ। मिंग से कहती है, मास्टर, कुछ दिन पहले तुमने अपनी बोन कल्टीवेशन को कम्प्लीट किया था, अब तुम्हें अपनी मैरो कल्टीवेशन को कंप्लीट करना है। ये वाली केव बहुत ज्यादा सूटेबल है जिन एंड जैंग मैरो वॉशिंग टेक्निक के लिए। साथ ही वो अपने पास एक स्क्रोल निकालती है। मिंग से कहता है, क्या शुरुआत से ही तुम्हारा यही प्लान था? तुम मुझे यहाँ पर लेकर आना चाहती थी ताकि मैं यहाँ पर बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर सकूँ। मिंग से कहती है, हाँ मास्टर, ऐसे कलेक्ट करना तो तुम्हें एक गिफ्ट के तौर पर मिल गया है, मैं वैसे तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए लेकर आई हूँ। अब जबकि हम लोग यहाँ पर इस आइस केव के अंदर है तो तुम्हें यहाँ पर बैठकर अपनी मैरो वॉशिंग टेक्निक को कम्प्लीट करना
करना है। बिमिंग उसे कहती है इस बुक के मुताबिक सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर बैठकर इस ठंडी हवा को अपनी बॉडी के अंदर ब्रीथ करना है। मिंग एक लंबी सी सांस खींचता है, लेकिन जैसे वो एक लंबी सांस खींचता है उसके अंदर ब्लड भी जमना शुरू हो जाता है और उसकी आंखें फटना शुरू हो जाती हैं। मिंग अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है मुझे लगता है जैसे मेरे फेफड़े अंदर से जम गए हैं। उसी वक्त बिमिंग उसके पीछे कमर पे हाथ रखती है और कहती है मैं तुम्हारी बॉडी को जमने नहीं दूंगी। ये जिन और जैंग की टेक्निक सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस भी है। बोन कल्टीवेशन के मुकाबले में इसमें तुम्हें उससे ज्यादा दर्द होगा। बिमिंग उसे कहती है मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि तुम्हारे ब्लड को जमने नहीं दूंगी, लेकिन जो दर्द होगा उसे तुम्हें खुद ही बर्दाश्त करना होगा। बिमिंग उसे कहती है अब दोबारा से एक लंबा सांस लो और इस ठंडी हवा को अपनी बोन मैरो के अंदर तक जाने दो। मिंग फिर से एक लंबा सांस लेता है। जैसे वो लंबा सांस लेता है वो ठंडी हवा उसकी हड्डियों के अंदर तक जाती है और साथ ही वो चिल्लाना शुरू कर देता है। रही जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, जबकि आइस मदर और उसका बच्चा भी वहीं पर बैठे होते हैं। वो दोनों भी उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। आइस मदर कह रही होती है मुझे पता है कि तुम अपनी मैरो कल्टीवेट करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें इसको इजीली लेना होगा। इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने की क्या जरूरत है। नेक्स्ट सीन 9 दिन के बाद का होता है। मिंग अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट कर लेता है। उसने अपनी मैरो कल्टीवेशन की टेक्निक को कंप्लीट कर लिया है। वो उठकर खड़ा हो जाता है और उन दोनों आइस बीस्ट से कहता है मैंने अपनी कल्टीवेशन की टेक्निक को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन जैसे वो उन दोनों की तरफ देखता है आइस मदर बेचारी तो बेहोश होने के करीब होती है, जबकि उसके बेटे की आंखें भी सूजी हुई होती है, यानी कि वो 9 दिन तक सो नहीं पाए। आइस मदर अपने आप में कह रही होती है इस लड़के को तो पता ही नहीं है पिछले 9 दिन और 9 रातों से ये यहाँ पर टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा है, लेकिन साथ ही बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था जिसकी वजह से मैं और मेरा बेटा सो नहीं पाए। चलो शुक्र है इसने अपनी कल्टीवेशन की टेक्निक को कंप्लीट कर लिया है, अब ये यहाँ से चला जाएगा। आइस मदर अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसे हवा में उड़ाती है और कहती है चलो मैं तुम्हें एक लिफ्ट दे देती हूँ और तुम्हें कैपिटल तक छोड़ आती हूँ। आइस कप उसे कहता है मिंग जी कभी तुम्हारे पास टाइम हो इस मैजिकल फॉरेस्ट में आ जाना, तुम मेरे दोस्त हो, हम दोनों मिलकर खेलेंगे। मिंग भी उससे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ब्रो, मैं वापस जरूर आऊंगा। नेक्स्ट सीन कैपिटल सिटी का दिखाया जाता है। मिंग कैपिटल सिटी में वापस आ जाता है। जिंग चैंग उसे कहता है कहाँ पर थे तुम इतने दिन से, मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया था। मिंग उसे कहता है मैं एक छोटा सा मिशन पूरा करने के लिए गया हुआ था, बस अभी उस मिशन को पूरा करके आया हूँ। ऐसे हम लोग वापस कब जाने वाले हैं। मिंग उसे कहता है तो अब जल्दी से वापस चलते हैं, मैं रेड सन सेक्टर को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। लेकिन अंदर से वो कह रहा होता है मैं लेंसू को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। जिंग चैंग उसे कहता है हाँ चलो जल्दी से वापस चलते हैं, वैसे भी तुम एक नए डिसाइपल हो, ज्यादा देर तक रेड सन सेक्टर से बाहर रहना ठीक नहीं है। मिंग उसे कहता है मैंने तुम्हें इतने दिन तक बहुत ज्यादा परेशान रखा, मेरी वजह से तुम परेशान थे, इसलिए मैं तुम्हें तोहफे में कुछ देना चाहता हूँ। वहीं पर हवा में दिखाते हैं कि कुछ बग्गियां उड़ रही होती हैं जिन्हें एक्सपर्ट लेवल के मास्टर्स चला रहे होते हैं। मिंग उसे कहता है हम दोनों इस बग्गी में बैठकर वापस जाएंगे। फिर वो दोनों जाकर उस बग्गी के अंदर बैठ जाते हैं, जबकि उस सीडान चेयर को 2 मास्टर चला रहे होते हैं। जिंग चैंग उसे कहता है लगता है कि तुमने बहुत सारा पैसा कमा लिया है, हम जैसे आम लोग तो इस तरह की सीडान चेयर के ऊपर बैठना अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हारे पास इतने ज्यादा मार्शल कॉइंस कहाँ से आ गए। जिंग चैंग उसे कहता है इस सीडान चेयर को उड़ाने वाले जो मास्टर्स हैं वो लेवल 8 के मार्शल आर्ट्स मास्टर्स हैं। मुझे लगता है कि हमें इस सीडान चेयर पर बैठने के लिए 6 मार्शल कॉइंस देने पड़ेंगे। मिंग उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं 6 मार्शल आर्ट्स कॉइंस देने को तैयार हूँ, वैसे भी तुम मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते हो, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मिंग कहता है यहाँ पर आने से पहले मैं एक पान शॉप पर गया था, मेरे पास जितने भी स्पिरिचुअल स्टोन्स थे जो कि मैंने वहाँ से लूटे थे वो सारे के सारे मैंने वहाँ पर बेच दिए और उनके बदले में मार्शल कॉइंस ले लिए। मिंग कहता है अभी इस वक्त मेरे स्पेस लॉकर में 600 से भी ज्यादा मार्शल कॉइंस हैं। अब तो मैं बहुत ज्यादा अमीर इंसान बन गया हूँ। लोग अपनी सीडान चेयर को लेकर रेड सन सेक्टर में चले जाते हैं। देखने वाले भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं सीडान चेयर में बैठकर कौन आया होगा, लगता है कोई वीआईपी गेस्ट आया है। जिंग चैंग मिंग से कहता है मैं भी पिछले कुछ दिनों से काफी सारे मिशन कर रहा था, मुझे लगता है कि मैं भी ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। मिंग उसे कहता है क्या वाकई में, तो फिर तुम्हें चाहकर वापस अपने रूम में बैठकर कल्टीवेट करना चाहिए ताकि तुम जल्दी से नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाओ। मिंग और जिंग चैंग इन डिसाइबल रूम्स की तरफ अंदर चले जाते हैं, जबकि उसी वक्त बाहर का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर ब्लड क्लॉक सोसाइटी से 2 किलर्स होते हैं जो कि असैसिन्स हैं मिंग को मारने के लिए। एक का नाम 13 होता है और एक का नाम 29 होता है। 29 13 से कहता है 13 यहाँ पर पूरा 1 महीना इंतजार करने के बाद हमारा टारगेट यहाँ पर आ गया है, कि यहाँ पर इंतजार करना काम आ गया। 13 29 से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि हम इस टारगेट को मार सकते हैं। 29 उसे कहता है जो उसकी पावर महसूस हो रही है, मुझे लगता है कि वो अपनी डिसाइपल स्टेज की ग्रेड 7 पर है और हम लोग अपने डिसाइपल स्टेज की ग्रेड 10 पर हैं, हम लोग उसे आसानी से मार सकते हैं। ये सारी बातें करने के बाद वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में बिमिंग को दिखाते हैं। बिमिंग ने अपने लिए बहुत सारे मैजिकल बीस्ट के गोश्त को ऑर्डर किया होता है। मिंग बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है अब जबकि मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, मैं हर वक्त मैजिकल बीस्ट का गोश्त खा सकता हूँ जिससे मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी और
और मैं अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर पाऊंगा। आज मैं वो सारा खाना जहाँ पर ऑर्डर करने वाला हूँ जो मैं पहले कभी नहीं खा सकता था। वो वहीं पर बैठा एंजॉय कर रहा होता है कि उसी वक्त उसे पीछे से आवाज आती है, लोग बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक और लड़का है जो कि लेंसू के पीछे है, लगता है वो भी लेंसू को प्रपोज करने वाला है। वो सारी बातें कर रहे होते हैं। ये लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसके 40 से ज्यादा आशिक हो चुके हैं। इन डिसाइपल्स में से भी कुछ लड़के इसके पीछे हैं, लेकिन उसने अभी तक किसी के भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। लेंसू का नाम सुनते ही हमारे हीरो के भी कान बड़े हो जाते हैं और वो उनकी बातें सुन रहा होता है। वो लड़के बातें कर रहे होते हैं, लेकिन इस बार लेंसू को जो प्रपोज करने के लिए लड़का आया है उसका नाम शाओलैंग रेन है। वो आउटर डिसाइपल लिस्ट के रैंकिंग नंबर 1 पर है। पता नहीं ये लड़का उसको परस्यू कर पाएगा या नहीं। शाओलैंग रेन लेंसू के सामने बैठा होता है और उसे कहता है, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। लेंसू से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही वो से कहती है, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो और इतनी ज्यादा डिशेस को क्यों ऑर्डर किया है? क्या तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो? रेन उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो मैं सीधी बात करता हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हें प्रपोज करने के लिए आया हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? आप जल्दी से मुझे अपना जवाब दो। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? लेंसू से कहती है, अगर मैं तुम्हें ना बोलती हूँ तो फिर तुम क्या करोगे? रेन उसे कहता है, मुझे ना कहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि आउटर डिसाइपल लिस्ट की रैंकिंग नंबर 1 पर हूँ मैं। इसके अलावा मेरी फैमिली जैन स्टेट की ब्रॉन्ज फैमिली में से एक फैमिली है और आज या कल मैं एक मार्शल आर्ट्स का मास्टर बन जाऊंगा। तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर तुम्हारा हस्बैंड मार्शल आर्ट्स का मास्टर हो। और यहीं पर हमारे जलकुकड़े आशिक की एंट्री होती है। वो वहीं पर लेंसू के साथ ही आकर बैठ जाता है और रेन से कहता है, क्या ब्रॉन्ज फैमिली में से होना ये बहुत ज्यादा ग्रेट बात है, या फिर रैंकिंग नंबर 1 पर होना ये बहुत ज्यादा ग्रेट बात है। चाहे तुम रैंकिंग नंबर 1 पर हो या फिर जैन स्टेट की ब्रॉन्ज फैमिली से हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरी लेंसू से दूर रहो। लेंसू मिंग से कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिंग उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था इसलिए यहाँ पर आ गया हूँ। लेंसू से आगे से कोई भी जवाब नहीं देती, लेकिन रेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाकर मिंग से कहता है, लड़के अभी यहाँ से चले जाओ वरना तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। मिंग हंसना शुरू कर देता है और रेन से कहता है, अगर तुम्हें आउटर डिसाइपल लिस्ट की रैंकिंग नंबर 1 पर होने का इतना ज्यादा फख्र है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। हम दोनों फाइट करते हैं और मैं तुम्हारी रैंकिंग नंबर 1 को ले लेता हूँ। रेन उसकी बात सुनने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, ये वही लड़का है जिसने कॉन्गजू को हराया था। हालांकि ये अपनी डिसाइपल स्टेज के 7th पर है, लेकिन ये फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं इसके साथ फाइट करने का रिस्क नहीं ले सकता, कहीं ये मेरी रैंकिंग को मुझसे छीन न ले। और साथ ही रेन वहाँ से चला जाता है। जबकि उसके जाने के बाद मिंग उसके ऑर्डर किए हुए खाने को खाना शुरू कर देता है और कहता है, रेन का बहुत बहुत शुक्रिया, वो हमारे लिए फ्री का खाना यहाँ पर छोड़ गया है। मिंग कहता है, पर ये सारे का सारा खाना इतना ज्यादा काफी नहीं है मेरी कल्टीवेशन के लिए। वो अपने ऑर्डर किए हुए खाने में से अपनी ड्रैगन वाली स्टिक निकालता है जिसके ऊपर ड्रैगन मीट होता है। वो लेंसू से कहता है, लेंसू जरा इसको टेस्ट करके देखो, इससे तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत जल्दी बढ़ेगी। लेंसू उसके हाथ से वो मीट वाली स्टिक ले लेती है और वो खाना खाना शुरू कर देती है और साथ ही वो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। लेंसू मिंग से कहती है, तुमने उस लड़के को रेन को यहाँ से डराकर तो भगा दिया है, लेकिन अभी तक उसने बिल नहीं दिया, इसके सारे पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। मिंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है, कोई बात नहीं, अब मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, वैसे भी मैं तुम्हें एक स्पेशल ट्रीट देना चाहता था, यही समझ लो कि यह ट्रीट मेरी तरफ से है। लेंसू मिंग से कहती है, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और मैं तुम्हें डिसलाइक भी नहीं करती, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुनो, हम दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम दोनों एक साथ होंगे तो तुम्हें नुकसान पहुँच सकता है, तुम मर भी सकते हो। और यहीं पर हमारी एपिसोड 29 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर के एपिसोड 30 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे लेंसू मिंग से कहती है, मैं तुम्हें डिसलाइक नहीं करती, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन फिर भी हम दोनों एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि हम दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर तुम मेरे पीछे इसी तरह आते रहे तो एक दिन तुम मारे जाओगे। मिंग उसे कहता है, लेकिन ऐसा क्यों है? तुम मुझे सारी बात डिटेल में बताओ, फिर देखते हैं क्या मैं तुम्हारी बात सुनने के बाद डरता हूँ या नहीं। लेंसू से कहती है, चलो पहले अपना खाना खत्म करो, उसके बाद जहाँ से बाहर चलते हैं, वहाँ पर जाकर मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। खाना खत्म करने के बाद वो दोनों बाहर जाकर एक दरख्त के नीचे एक पत्थर के ऊपर बैठ जाते हैं। उसी वक्त मिंग को लेंसू की बॉडी से स्मेल आती है। मिंग कहता है, तुम्हारी स्मेल तो बहुत ज्यादा अच्छी है। लेंसू उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है और कहती है, प्लीज यहाँ पर सीरियसली होकर बैठो, मैं तुम्हें यहाँ पर सच्चाई बताने के लिए आई हूँ, अगर तुम इसी तरह बातें करते रहे तो मैं यहाँ से उठकर चली जाऊंगी। मिंग उसे कहता है, अच्छा ठीक है, चलो अपनी स्टोरी स्टार्ट करो। लेंसू मिंग से कहती है, अब जबकि मैंने रेड सन सेक्टर को ज्वाइन करने का फैसला किया है, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ बहुत सारे मेल डिसाइपल ऐसे हैं जो कि मेरे पीछे लगे हुए हैं, वो सारे मुझे हासिल करना चाहते हैं और तुम भी उन सब में से एक हो। मिंग उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये मुझे बाकी सब के साथ कंपेयर कर रही है। मिंग सोच रहा होता है, बात तो वाकई में सच है, जब से लेंसू यहाँ पर आई है सारे लड़के इसके पीछे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फ्यूचर में मुझे इन सारे लड़कों से फाइट करना पड़ेगी, ये सारे लड़के मेरी लेंसू को मुझसे चुरा ना
ले। लेंसू मिंग से कहती है लेकिन तुम बाकी सबसे बहुत ज्यादा अलग हो क्योंकि तुम्हारी क्वालिफिकेशन उनसे काफी ज्यादा अच्छी है। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा कोई भी डिसाइपल नहीं देखा जो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो। तुम मुझसे तो काफी ज्यादा बेहतर हो और ये बात मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरा हस्बैंड मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। मिंग हंसते हुए उससे कहता है मैं इतना ज्यादा भी स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं बस तुमसे थोड़ा सा स्ट्रांग हूँ। साथ ही लेंसू अपने बाल सीधे करते हुए उसे कहती है हालांकि तुम भी खूबसूरती को देखकर मेरे पीछे लगे हुए हो जैसे कि बाकी सारे लड़के मेरे पीछे हैं, लेकिन तुम उनसे अलग हो। मुझे तुम्हारी आंखों में मेरे लिए इज्जत नजर आती है, तुम मेरी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो जबकि बाकी के सारे मेरी बॉडी के पीछे हैं। और साथ ही वो हंसते हुए उसे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा इज्जत करने के लिए। मिंग उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। लेंसू से कहती है अब ये भी दो बातें जो मैंने तुमसे कही है, मेरे आइडल हस्बैंड में ऐसी दो बातें होनी चाहिए। ये दोनों बातें तुम में है लेकिन इतना काफी नहीं है। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो फिर तुम्हें 3 रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा और सबसे पहली ये है तुम्हें हिडन ड्रैगन लिस्ट की रैंकिंग नंबर 1 पर आना पड़ेगा। और साथ ही वो उसे हिडन ड्रैगन लिस्ट के बारे में बताती है कि हिडन ड्रैगन लिस्ट में आने के लिए तुम्हें हिडन ड्रैगन कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा जहाँ पर पूरी दुनिया से हर सेक्टर से बच्चे आते हैं और वो आपस में कम्पीट करते हैं। हर सेक्टर से एक बहुत ही पावरफुल और एक जीनियस को वहाँ पर भेजा जाता है, वो सारे आपस में फाइट करते हैं और उस कंपटीशन में जितने भी लोग जीते हैं उनमें से टॉप 20 को हिडन ड्रैगन लिस्ट में जाने का मौका मिलता है। मिंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, इसने कहा कि पूरी दुनिया से कॉम्पिटिटर्स इस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, इसको कैसे लगता है कि मैं इस कंपटीशन को जीतकर हिडन ड्रैगन लिस्ट की रैंकिंग नंबर 1 पर आ सकता हूँ जबकि पूरी दुनिया से वहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल आने वाले हैं। लेंसू मिंग से कहती है और मेरी दूसरी शर्त ये है कि तुम्हें 18 साल की उम्र से पहले किसी रिलीजियस सेक्टर को ज्वाइन करना होगा, इस रेड सन सेक्टर को छोड़कर तुमका एक कोर डिसाइपल बनना होगा, वो भी 20 साल की उम्र से पहले। और अगर तुम किसी रिलीजियस सेक्टर को ज्वाइन नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें मार्शल आर्ट्स के 5 बड़े कॉलेजेस में से किसी एक कॉलेज में एडमिशन लेना होगा और वहाँ पर जाकर एक एलीट डिसाइपल बनना होगा। बिमिंग मिंग से कहती है मास्टर इस लड़की ने अभी भी जो कहा है कि तुम्हें एक रिलीजियस सेक्टर को ज्वाइन करके उसका कोर डिसाइपल बनना है या फिर एक कॉलेज को ज्वाइन करके एक एलीट स्टूडेंट बनना है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इन दोनों को फुलफिल करने के लिए तुम्हें मार्शल आर्ट्स गुरु बनना पड़ेगा। मार्शल आर्ट्स का गुरु बनना इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि जो लड़की चाहती है कि 20 साल की उम्र से पहले तुम एक मार्शल आर्ट्स के गुरु बन जाओ। लेंसू से कहती है और मेरी तीसरी शर्त ये है कि तुम एक मार्शल आर्ट्स डोमिनेटर लेवल का मास्टर बनना होगा, लेकिन तुम्हारी अपनी स्पिरिट एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर होनी चाहिए। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर इस लड़की के एम्बिशंस तो बहुत ज्यादा हाई हैं। ये लड़की न सिर्फ आपको एक गुरु बनाना चाहती है बल्कि आपको एक सुप्रीम बीइंग बनाना चाहती है, क्योंकि जब आप एक मार्शल आर्ट्स डोमिनेटर लेवल के मास्टर बनते हैं और अगर आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर हो तब एक सुप्रीम बीइंग बन सकते हैं। मिंग उसे कहता है मुझे तुम्हारी सारी बातों की समझ आ रही है, तुम ये सब कुछ मुझसे इससे कह रही हो क्योंकि तुम चाहती हो कि मैं एक सुप्रीम बीइंग बन जाऊं। ठीक है मैं ऐसा करूंगा। लेंसू से कहती है मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि इन तीनों शर्तों को पूरा करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है और तुम इन शर्तों को पूरा करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा सकते हो, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, लेकिन ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब हम दोनों एक साथ होंगे तब तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए तुम्हारा एक सुप्रीम बीइंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। जब तुम इन तीनों शर्तों में से पहली शर्त को कंप्लीट कर लोगे मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगी कि मैंने इन तीनों शर्तों को क्यों रखा था। मिंग उसे कहता है चलो फिर ठीक है, अब जबकि मैंने तुम्हें वादा कर दिया है कि इन तीनों शर्तों को मैं ही पूरा करूंगा, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। लेंसू उसकी बात सुनने के बाद शर्माते हुए उठकर खड़ी हो जाती है और उसके सामने अपना हाथ करते हुए कहती है चलो फिर ठीक है, आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन तुम सिर्फ मेरा हाथ पकड़ सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते। मिंग भी उठकर खड़ा हो जाता है और उसका हाथ पकड़ने के बाद बड़े बेशर्मों की तरह उससे कहता है तुम्हारा क्या मतलब है और कुछ नहीं कर सकता। लेंसू बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है और कहती है कुछ नहीं, जबकि मिंग हंसते हुए कह रहा होता है अब तो मुझे और भी ज्यादा पसंद आने लग गई है। लेंसू के वहाँ से चले जाने के बाद वहीं पर सामने एक पत्थर होता है और उस पत्थर के अंदर से मिंग के ऊपर अटैक होता है। मिंग उसके अटैक के साथ हिट होने वाला होता है कि वो अपने फ्लैश टैप को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ उस अटैक को डॉज कर लेता है। ये वही दोनों असैसिन्स हैं 13 और 29 जो कि इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। सबसे पहले 29 सामने निकल कर आता है, उसके हाथ में एक बॉम्ब होता है। मिंग उसे कहता है तुम कौन हो, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं देता और अपने बॉम्ब को फोड़ देता है। वहाँ पर काला धुआं हो जाता है। मिंग बिमिंग से कहता है मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है। वो बिमिंग से कहता है अब तुम्हें मेरी हेल्प करना होगी, मुझे बताओ कि वो लोग क्या कर रहे हैं, किस तरफ से अटैक करने वाले हैं। बिमिंग उसे कहती है मास्टर यहाँ पर 2 लोग हैं, दोनों असैसिन्स हैं और तुम पर अटैक करने वाले हैं, दोनों ही अपनी डिसाइपल स्टेज की 10th ग्रेड पर है। बिमिंग उसे कहती है तुम्हारे यहाँ से लेकर 25 स्टेप आगे एक बंदे के हाथ में एक वेपन है और वो तुम पर अटैक करने वाला है, जल्दी से लेफ्ट साइड पर झुको। बिमिंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है। बिमिंग उसे कहती है मास्टर तुम कब तक इस तरह डॉज करते रहोगे, मैं तुम्हें बताती रहूंगी, इस तरह तुम्हारे रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो हो जाएंगे। तुम्हें सबसे पहले इस काले धुएं से बाहर निकलना होगा ताकि तुम अपनी आंखों से देख सको। मिंग उसे कहता है मुझे यहाँ से निकलने की क्या जरूरत है जबकि मैं मार्शल कॉइन को यूज कर सकता हूँ। अपने पास से मार्शल कॉइन निकालता है और उसे एक्टिवेट करते हुए सामने की तरफ शूट कर देता है। वो दोनों
असैसिन इस बारे में बिल्कुल भी अनजान होते हैं। उन्हें नहीं पता कि मार्शल पॉइंट को भी यूज कर सकता है और वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन मिंग के इस अटैक की वजह से वो दोनों मारे जाते हैं। मिंग कहता है अब इन दोनों को यहाँ पर किसने भेजा होगा, मेरे दुश्मन बहुत ज्यादा है, या तो इसे जी फैमिली वालों ने भेजा है, या फिर रेन ने भेजा है, या फिर इनको जज हांग ने भेजा होगा। मिंग कहता है चाहे इनको किसी ने भी भेजा हो, मुझे सबसे पहले उस रेन से निपटना होगा। अभी जाकर मैं उसको चैलेंज करता हूँ। मिंग वहाँ से सीधा डॉक्टर डिसाइपल हॉल की तरफ चला जाता है जहाँ पर वो एल्डर बैठे हुए हैं जो कि उनकी फाइट के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। सारे लोग कह रहे होते हैं अब ये लड़का वहाँ पर क्यों जा रहा है, लगता है किसी और लड़के को चैलेंज करने वाला है। मिंग सीधा आउटर कोर्ट के अंदर चला जाता है। एल्डर उसे कहते हैं इस बार तुम किसको चैलेंज करने वाले हो। मिंग उनसे कहता है मैं शाओलॉन्ग रेन को चैलेंज करने वाला हूँ जो कि आउटर डिसाइपल लिस्ट की नंबर 1 पर है। एल्डर उसे कहते हैं शाओलॉन्ग रेन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कांगजू से तो बहुत ज्यादा, वो कुछ ही दिनों में ब्रेक थ्रू करने वाला है और डिसाइपल स्टेज को पार करके वो वॉरियर स्टेज में पहुंच जाएगा और बहुत ही जल्दी उसे एक इनर डिसाइपल बना दिया जाएगा। क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम शाओलॉन्ग रेन को चैलेंज करना चाहते हो। मिंग कहता है जी एल्डर मैं उसको चैलेंज करना चाहता हूँ, आप इस मैच को शेड्यूल कर दें, वो भी कल सुबह के लिए। एल्डर से कहते हैं चलो फिर ठीक है, मैं तुम दोनों की रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, कल सुबह तुम दोनों की फाइट होगी। रैंकिंग नंबर 1 पर जो भी बंदा होता है उसे 10,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हर महीने मिलते हैं और साथ में उसे हर महीने एक स्पिरिट पिल भी दी जाती है। अगर तुम इस चैलेंज में सक्सीड हो जाते हो तो फिर तुम्हें 1,20,000 कॉइन्स मिलेंगे और साथ में तुम्हें 12 स्पिरिट पिल्स भी मिलेंगी। सारी बच्चे सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ये शाओलॉन्ग रेन को चैलेंज करने वाला है। लेकिन साथ ही वो खुश भी होती है और कहती है शाओलॉन्ग रेन पिछले 2 साल से रैंकिंग नंबर 1 पर है और किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है, मैच देखने में काफी मजा आएगा। नेक्स्ट सीन इनर डिसाइपल कोड का दिखाया जाता है जहाँ पर शाओलॉन्ग रेन अपने बड़े भाई के पास आता है। शाओ जी उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। रेन अपने भाई से कहता है शाओ जी तुमने शायद अभी तक सुना नहीं, मिंग जी ने मुझे चैलेंज किया है जो कि आउटर डिसाइपल लिस्ट के 10वें नंबर पर है, वो मुझे कल चैलेंज करने वाला है, हम दोनों में फाइट होगी। शाओ जी उसे कहता है अब ये मत कहना कि तुम उस लड़के से डर रहे हो। रेन अपने भाई से कहता है तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि आउटर डिसाइपल लिस्ट की रैंकिंग नंबर 1 पे रहने से हमें बहुत सारे रिवार्ड्स मिलते हैं और रिवार्ड्स इतने ज्यादा होते हैं कि हमारी फैमिली भी इन रिवार्ड्स को अफोर्ड नहीं कर सकती। शाओ जी अपने भाई से कहता है तो तुम मुझसे क्या चाहती हो, तुम क्या चाहती हो कि मैं एक एलीट डिसाइपल, इसका ओहदा एक एल्डर के बराबर है, जाकर एक आउटर डिसाइपल लिस्ट के ग्रेड 7 के लड़के के साथ फाइट करे और तुम्हारी जान बचाए। मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ नहीं कर सकता। रेन अपने भाई से कहता है मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ नहीं करोगे, ये तुम्हारे लिए बहुत ही आसान काम है, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे अंडर बहुत सारे इनर डिसाइपल्स हैं, तुम उनमें से किसी एक को बेच सकते हो। शाओ जी उसे कहता है चलो फिर ठीक है, वैसे भी तुम मेरे आधे भाई हो। आधे भाई का मतलब है ये उसके बाप की नाजायज औलाद है। वो उसे कहता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी इस बार हेल्प कर देता हूँ, मैं तुम्हें हारता हुआ नहीं दे सकता वरना नाम तो हमारी फैमिली का ही खराब होगा। शाओ जी अपने एक इनर डिसाइपल जिसका नाम जुन लाओ होता है उसे कहता है इसके जांच जाओ और जाकर उसकी हेल्प करो। जुन लाओ वही लड़का है जो कि उस दिन मिंग के पीछे लगा था और मिंग के पास से वो सारी जड़ी बूटियां छीनना चाहता था जो उसने पॉइजनस वैली से ली थी। जुन लाओ कहता है मैं तो कब से इस मौके के इंतजार में था, मैं तो मरा जा रहा हूँ मिंग को मारने के लिए। नेक्स्ट लड़कियों की डोमेट्री का दिखाया जाता है जहाँ पर लैंसू बड़ी बेचैन होती है। लैंसू कहती है तो मैं यहाँ पर आराम से बैठकर कल्टीवेट भी नहीं कर सकती, आखिर मुझे ऐसा क्या हो गया था कि मैंने उस लड़के को हाँ बोल दिया। लैंसू सोच रही होती है क्या मुझे उसका हाथ पकड़कर आसपास घूमना फिरना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और उसकी मोटी दोस्त अंदर आती है और वो लैंसू से कहती है लैंसू मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर लेकर जाना चाहती हूँ, मैं वहाँ पर जाकर बहुत ज्यादा मजा आएगा। लैंसू से कहती है लेकिन अभी तो काफी रात हो चुकी है, हम दोनों इस वक्त कहाँ पर जाने वाली है। पिंग से कहती है अब बस भी करो, चलो जल्दी से मेरे साथ आ जाओ। वो लैंसू को लेकर बैक माउंटेन की तरफ चली जाती है। लैंसू से कहती है यहाँ पर बैक माउंटेन पे यहाँ पर क्या चीज खास है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, आज यहाँ पर ऐसा क्या खास है। लेकिन जैसे वो सामने की तरफ देखती है तो सामने से जुन लाओ निकल कर आता है और उसकी मोटी दोस्त उसके साथ जाकर चिपक जाती है। लैंसू से कहती है अब इस बात का क्या मतलब है कि दोस्त पिंग हंसते हुए उससे कहती है इस बात का ये मतलब है कि हमने तुम्हें जाल में फंसा लिया है, अब मैं मिंग को जाकर बताऊंगी कि तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया है और वो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आएगा। क्या तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आएगा या नहीं। जैसे वो यहाँ पर आएगा हम उसे मार डालेंगे। और यहीं पर हमारी एपिसोड 30 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 31 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लैंसू की दोस्त जिसका नाम पिंग है उसे एक जाल में फंसा देती है। वो जुन लाओ के साथ मिली हुई है। वो लैंसू को वहाँ पर लेकर जाती है जहाँ पर जुन लाओ होता है और वो दोनों उसको इस्तेमाल करते हुए मिंग को वहाँ पर बुलाना चाहते हैं ताकि वो मिंग को मार सके। लैंसू भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और अपनी दोस्त पिंग से कहती है अब इस बात का क्या मतलब है। पिंग उससे कहती है तुम इतनी भी बेवकूफ नहीं हो, क्या तुम्हें इस बात का मतलब समझ नहीं आया। मैंने तुम्हें यहाँ पर फंसा दिया है, मैं जुन लाओ के साथ हूँ। जुन लाओ मुझे अपने
अपनी गर्लफ्रेंड बनाने को तैयार है। अभी मैं जाकर तुम्हारे दोस्त मिंग को यहाँ पर बुला कर लाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है वो यहाँ पर आएगा या नहीं? लैंसू ये बात सुनते ही वहाँ से भागना शुरू कर देती है और कहती है, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग मुझे इस्तेमाल करते हुए मिंग को यहाँ पर बुलाकर उसके साथ डील कर सकते हो? लेकिन जुनलाओ पीछे से उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक वॉरियर से भाग सकती हो? चलो फिर ठीक है, देखते हैं कहाँ तक भागती हो। वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपनी स्पिरिट एनर्जी को रिलीज करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लैंसू उसकी एनर्जी से हिट होती है और वहीं पर गिर जाती है। लैंसू अपनी दोस्त पिंग से कहती है, मैंने तो इस बारे में सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी निकलोगी, तुम तो बहुत ज्यादा बुरी हो। पिंग उसे कहती है, तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तुम थोड़ी सी खूबसूरत क्या हो गई? तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा अच्छी हो, हालांकि मैं थोड़ी सी मोटी हूँ, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है? जुनलाओ मेरा बॉयफ्रेंड है जो कि एक इनर डिसाइपल है, ये तुम्हारे उस मिंग से तो काफी ज्यादा बेहतर है। जुनलाओ भी उसके साथ चिपक जाता है और उसे किस करते हुए कहता है, माय गुड गर्ल, जल्दी से जाओ और मिंग को यहाँ पर लेकर आओ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, सुबह होने वाली है। पिंग उसे कहती है, ओके डियर, मैं अभी जाती हूँ। लैंसू जुनलाओ से कहती है, क्या तुम्हें ये बात बहुत ज्यादा शर्मिंदा कुन नहीं लगती कि तुम एक इनर डिसाइपल होते हुए मिंग के साथ इस तरह डील कर रहे हो, उसे एक स्ट्रैप में फंसाकर? तुम्हें तो उसके साथ डायरेक्टली फाइट करनी चाहिए अगर इतनी हिम्मत हो तुम में। जुनलाओ से कहता है, मैं कोई शेमलेस नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत ज्यादा समझदार हूँ, इसीलिए स्ट्रैप को बिछाया है। मिंग को इस बारे में पता होना चाहिए था। शाओलैंग रेन सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से फर्स्ट प्लेस पर नहीं है, बल्कि अपनी बैकिंग की वजह से है। बहुत सारे एल्डर डिसाइपल और एलीट्स उसके पीछे हैं जो कि उसे सपोर्ट कर रहे हैं। शाओलैंग रेन पिछले 2 साल से एल्डर डिसाइपल लिस्ट की रैंकिंग नंबर 1 पर है। वो सिर्फ अपने भाई की वजह से है जिसका नाम शाओजी रेन है। उसका भाई रेड सन सेक्टर का एक एलीट डिसाइपल है और बहुत ही जल्दी वो एक एल्डर बनने वाला है। लैंसू से कहती है, कांगजू के पास भी बैकिंग थी, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो भी मिंग को नहीं हरा पाया, वो भी उसके हाथों मारा गया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम श्योर हो कि तुम उसको हरा सकते हो? जुनलाओ से कहता है, मैं एक वॉरियर हूँ और तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो सिर्फ अपने डिसाइपल स्टेज पर है, और एक वॉरियर के लिए किसी भी डिसाइपल को मारना एक चिकन से मारने से ज्यादा नहीं है, क्योंकि वॉरियर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे मिंग यहाँ पर आएगा तो खुद ही अपनी आंखों से देख लेना कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। उसी वक्त लैंसू को पीछे से आवाज आती है। पिंग उसे लेकर वहाँ पर आ जाती है। मिंग उससे पूछ रहा होता है, क्या वाकई में लैंसू को यहाँ पर लेकर आया गया है? पिंग उसे कहती है, हाँ वो यहीं पर है। एक बंदा जिसका नाम जुनलाओ है, वो एक इनर डिसाइपल है, वो उसे उठाकर यहाँ पर लाया है, उसने उसे किडनैप किया है। जैसे ही वो उसकी आवाज सुनती है, लैंसू चिल्लाकर मिंग से कहती है, मिंग यहाँ से भाग जाओ, ये एक ट्रैप है। लेकिन मिंग अपने फ्लैश टैप को यूज करते हुए जल्दी से उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लैंसू से कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन तुम फिर से मेरे पास क्यों आ गए हो? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मिंग उसे कहता है, अब जबकि मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे यहाँ से भागना चाहिए? लैंसू से कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि ये एक ट्रैप है, तुम इस ट्रैप में फंस चुके हो। बंदा है जिसका नाम जुनलाओ है, वो रेन के साथ मिलकर काम कर रहा है और वो यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया है। उसी वक्त मिंग सामने की तरफ देखता है तो सामने की तरफ से एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट आता है। मिंग जल्दी से लैंसू को लेकर साइड पर जंप कर जाता है और अपने आप को बचा लेता है। जुनलाओ भी तालियां बजाते हुए बाहर निकल आता है और कहता है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारा रोमांस देखकर तो मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया, लेकिन ये सब कुछ बेकार है क्योंकि आज तुम मरने वाले हो। मिंग लैंसू को साथ ही खड़ा हो जाता है और लैंसू से कहता है, तुम्हें लगता है कि इनर डिसाइपल मुझे हराने के काबिल है, चाहे ये अपनी वॉरियर स्टेज पर ही क्यों ना हो, ये मुझे नहीं हरा पाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जुनलाओ से कहता है, चाहे तुम कितने बड़े जीनियस क्यों ना हो, तुम अभी अपनी डिसाइपल स्टेज की 7th लेवल पर हो, फिर भी तुम मुझे नहीं हरा पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। मैं अपने वॉरियर लेवल पर हूँ, मेरी स्ट्रेंथ तुमसे बहुत ज्यादा है। अगर मेरी स्ट्रेंथ कम भी हुई फिर भी मेरे पास बहुत सारे प्रोटेक्टिंग स्किल्स हैं। मैं अपनी स्पिरिट एनर्जी को यूज करते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, चाहे तुम मेरे पर डायरेक्टली अटैक ही क्यों ना कर लो, फिर भी मैं बच जाऊंगा। मिंग जल्दी से अपने पास से मार्शल कॉइन निकालता और कहता है, चलो फिर ठीक है, देखते हैं कि तुम कैसे बच पाते हो। साथ ही वो अपने मार्शल कॉइन की पावर्स को रिलीज कर देता है। जुनलाओ भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, इसके पास तो मार्शल कॉइन है। और साथ ही वो अपनी निम्बस शील्ड को एक्टिवेट करता है और गोस्ट स्टेप को यूज करते हुए वहाँ से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस मार्शल कॉइन से निकलने वाली एनर्जी बीम के साथ डायरेक्टली हिट होता है। जुनलाओ की निम्बस वाली शील्ड भी टूट जाती है। उसके शील्ड के टूटने की वजह से वो पीछे की तरफ गिर जाता है। जुनलाओ काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। मार खाने के बाद वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा जख्मी होता है। मिंग उसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें जल्दी से वापस चले जाना चाहिए ताकि तुम अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर सको, वरना तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मारे जाओगे। लेकिन असल में मिंग उसे यहाँ से भेजना चाहता है क्योंकि वो उसके साथ फाइट नहीं कर सकता, उसके हाथ कांप रहे होते हैं क्योंकि उसकी एनर्जी जाया हो चुकी है, क्योंकि वो मार्शल कॉइन को यूज कर चुका है। मार्शल कॉइन को यूज करने के लिए उसकी बॉडी की बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जाया हो गई है। लेकिन जुनलाओ आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता है, अब नाटक बंद करो, मुझे ये बात साफ दिखाई दे रही है कि मार्शल कॉइन को यूज करने के बाद तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा वीक हो गई है, तुम तो मेरे सामने खड़े भी नहीं हो पा रहे। मुझे पता है कि अब तुम्हारे पास इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है कि तुम दूसरे मार्शल कॉइन को यूज कर सको। मिंग जल्दी से अपने पास एक और मार्शल कॉइन निकाल
निकालता और कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं मार्शल कॉइन को यूज नहीं कर सकता, मैं दूसरे मार्शल कॉइन को भी यूज करूंगा और साथ ही तुम्हारे यहीं पर मरूंगा। मेरे पास इतनी एनर्जी तो है कि मैं अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करते हुए इस मार्शल कॉइन को यूज कर सकूं, हम दोनों यहीं पर मरेंगे। जून लाओ इसे देखकर पीछे की तरफ भागना शुरू कर देता और कहता है ये लड़का तो वाकई में एक पागल है, अगर इसने मार्शल कॉइन को यूज कर दिया ये खुद तो मरेगा ही लेकिन मुझे भी मार डालेगा। ये जल्दी से वापस जाना होगा ताकि मैं अपने वुंड्स को हील कर सकूं, उसके बाद आकर इससे निपटना हो, क्योंकि मार्शल कॉइन के अटैक को डॉज करना इतना आसान नहीं है। लेकिन जैसे मिंग उसको भागता हुआ देखता है वो भी अपने हीवनली स्ट्राइकिंग फुटवर्क को स्टार्ट करता है, यानी फ्लैश स्टेप को यूज करते हुए उसके पीछे लग जाता है। मिंग उसे कहती है मास्टर आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा वीक है, अगर आप इस फ्लैश स्टेप को यूज करते हैं तो आपके पाँव पर बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा और हो सकता है कि आपकी वेन्स भी फट जाएं। मिंग उसे कहता है तुम्हें पता है कि ये मुझे यहाँ पर मारने के लिए आया है, ये कल को वापस मुझे मारने के लिए आ सकता है, मुझे इससे अभी और इसी वक्त निपटना होगा। मिंग फ्लैश स्टेप को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ उसके पीछे पहुंच जाता है। मिंग यहाँ पर उस स्पेशल टेक्निक को यूज करता है, वर्चुअल फिंगर को। ये वही एक टेक्निक है जो कि मास्टर बियाओफू ने उसे 2 टेक्निक्स दी थी, उनमें से एक माउंटेन पंच थी और दूसरी वाली वर्चुअल फिंगर की थी। मिंग उसके पीछे की तरफ से उसके सर पर अपनी वर्चुअल फिंगर टेक्निक को यूज करता है और उसके सर को उड़ा देता है। जुन लाओ के मरने के बाद पिंग भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है इस लड़की ने तो जुन लाओ को मार दिया है, अब मेरा क्या होगा। वो जल्दी से उसके सामने नीचे गिर जाती है और कहती है प्लीज मिंग मुझे छोड़ दो, इसने मुझे फोर्स किया था, वो एक इनर डिसाइपल है इसलिए मुझे उसकी बात मानना पड़ी। मिंग उसे कहता है चलो यहाँ से दफा हो जाओ और वो उठकर भाग जाती है। मिंग बिमिंग से कहता है बिमिंग जल्दी से मेरी बॉडी को हील करो, मुझे बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। एंसु भी भागती हुई उसके पास आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो, मेरे पास कुछ मेडिसिन पिल्स हैं, तुम इनको खा लो, ये पेनेसिया तो नहीं है लेकिन ये तुम्हारी बॉडी को हील कर सकती है। पेनेसिया यानी कि दर्द को कम करने वाली मेडिसिन। मिंग उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी बॉडी को ऑलरेडी हील कर लिया है, मेरे पास अपनी कुछ ट्रिक्स हैं। एंसु से कहती है अभी अभी जो कुछ भी तुमने किया है ये बहुत ज्यादा रिस्की था, अगर वो मार्शल कॉइन उसको हिट नहीं करता तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, वो तुम्हें हरा सकता था। मिंग उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे लगता कि मैं उसको हरा नहीं सकता तो मैं अपने फ्लैश स्टेप को यूज करके यहाँ से भाग सकता था, और एक बार अगर मैं इनर डिसाइपल कोड में चला जाता तो वो मेरा पीछा नहीं कर सकता था। मिंग जल्दी से अपने स्पेस लॉकर को एक्टिवेट करता है और कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हैं जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला तुम्हें वो चीजें देने का। मिंग अपने स्पेस लॉकर के अंदर से एक पेंडेंट निकालता और कहता है ये पेंडेंट मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, ये एक स्पेस लॉकर है, इसके अंदर पहले से बहुत सारे मार्शल आर्ट्स कॉइन्स और बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स भी रखी हुई है। लेंसू से कहती है नहीं मैं ये नहीं ले सकती, ये बहुत ज्यादा कीमती है। मिंग उसे कहता है जबकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और फ्यूचर में तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ बहुत ज्यादा वीक हो, इसको अपने पास रख लो और इसके अंदर जो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं उनको अपने ऊपर अप्लाई करो ताकि तुम भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओ। इसके अलावा इसके अंदर 100 मार्शल कॉइन्स भी हैं, वो भी तुम्हारे लिए तोहफे के तौर पर मैंने रखे हैं, तुम उनको यूज कर सकती हो। लेंसू की बात सुनने के बाद उसके हाथ से वो पेंडेंट ले लेती है और कहती है वैसे मुझे इन सारी चीजों की जरूरत भी थी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक दिन मैं इन सारी चीजें तुम्हें डबल करके वापस करूंगी। अगले दिन सुबह सुबह का सीन दिखाते हैं जब मिंग की और रैन की फाइट होने वाली है। टीना सज चुका है, सारे लोग वहाँ पर आ चुके हैं और वो मिंग के बारे में बातें कर रहे हैं कि मिंग यहाँ पर आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए लेकिन उसने आउटर डिसाइपल लिस्ट के नंबर 10 को हरा दिया और उसके बाद अब वो रैंकिंग नंबर 1 वाले शाओलियांग रैन को चैलेंज कर रहा है। अब वो इस बार जीत पाएगा क्योंकि रैन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और पिछले 2 साल से वो रैंकिंग नंबर 1 पर है, जबकि रैन वहाँ पर पहले से मौजूद होता है और वो सोच रहा होता है कि वो यहाँ पर नहीं आने वाला क्योंकि मेरे भाई ने उसके साथ डील कर लिया होगा, अभी तक तो जुन लाओ ने उसको मार दिया होगा, वो यहाँ पर कभी नहीं पहुँच सकता। लेकिन साथ ही उसके कान में आवाज पड़ती है, वो सारे लड़के चिल्लाकर कहते हैं मिंग यहाँ पर आ रहा है। रैन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जुन लाओ फेल हो गया। लेकिन इस बार मिंग ने अपने साथ लेंसू को लेकर आता है और साथ में उसने लेंसू का हाथ पकड़ा होता है। सारे लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़का तो बहुत बड़ा कमीना है, इसने लेंसू को भी हासिल कर लिया और साथ ही ये नंबर 1 को भी चैलेंज करने वाला है। उनमें से एक जल कुकड़ा आशिक तो ये भी कह रहा होता है चलो जाकर इसके रूम को जला देते हैं। मास्टर बियाओफू मास्टर ताइमा से कहते हैं अब जबकि ये लड़का रैंकिंग नंबर 1 वाले लड़के को चैलेंज करने वाला है, अगर ये लड़का जीत जाता है तो हमें इसे और भी ज्यादा रिसोर्सेज देने होंगे और भी ज्यादा मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सिखाना होगी ताकि ये फ्यूचर में बहुत ही अच्छा वॉरियर बन सके। मास्टर ताइमा कहते हैं ये लड़का तो बहुत ज्यादा फास्ट है, मुझे तो लगा था कि इसे पूरा साल लगेगा कल्टीवेट करने के लिए। मास्टर फू और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये लड़का बहुत ज्यादा फास्ट है, हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। वहीं पर इनर एल्डर मास्टर गोंग सैन आ जाते हैं और वो मास्टर ताइमा और मास्टर फू से कहते हैं ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा बहादुर है। वो उसे कहते हैं क्या हुआ, क्या तुमने कुछ स्पेशल देखा है। मास्टर गोंग सैन कहते हैं रात को इस लड़के के ऊपर अटैक हुआ था, एक इनर डिसाइपल जिसका नाम जुन लाओ था उसने इसके ऊपर अटैक किया था, लेकिन मिंग जी ने मार्शल आर्ट्स कॉइन को यूज करते हुए उस लड़के को पहले तो बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया, उसके बाद जब वो लड़का वहाँ से भाग रहा था तो इसने उसका पीछा किया और वर्चुअल फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए उसका सर उड़ा दिया। ऐसे में वहाँ से बहुत ज्यादा दूर था, अगर वहाँ पर कुछ हो जाता, मिंग के साथ कुछ होता तो मैं वहाँ पर टाइम पर नहीं पहुँच पाता। चलो शुक्र है कि मिंग ने अपने आप को खुद ही बचा लिया। और यहीं पर हमारी
एपिसोड 31 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 32 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग और रेन के दरमियान में कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि मिंग ने रेन को चैलेंज किया था। वहीं पर मास्टर गोंगसान आते हैं और मास्टर फू को रात के हादसे के बारे में बताते हैं कि मिंग के ऊपर अटैक हुआ था। मास्टर फू से कहते हैं आजकल तो मिंग के पीछे बहुत सारे लोग पड़ गए हैं, लगता है कि इनर डिसाइपल भी उसके पीछे लग गए हैं। वैसे वो इनर डिसाइपल था कौन और वो कौन से स्टेज पर था। मास्टर गोंगसान कहते हैं उसका नाम जुन लाओ था और वो अपनी वॉरियर स्टेज के ग्रेड 6 पर था। मास्टर गोंगसान कहते हैं ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, हालांकि उसने एक मार्शल कॉइन को यूज करते हुए एक वॉरियर को मारा है, लेकिन फिर भी एक वॉरियर को मारना इतना ज्यादा आसान काम नहीं है। मास्टर ताइमा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि ये सब कुछ शाओ जी ने किया है, क्योंकि वो हमारा एक एलीट डिसाइपल है और बहुत ही जल्दी वो एक इनर एल्डर बनने वाला है। मास्टर फू कहते हैं चाहे वो एक एलीट डिसाइपल हो, लेकिन है तो वो एक डिसाइपल ही, उसे अपनी जगह नहीं भूलनी चाहिए। वो एक डिसाइपल है और हम एक एल्डर हैं। मुझे लगता है कि मुझे उसे खुद ही सबक सिखाना पड़ेगा। और फिर साथ ही फाइट स्टार्ट हो जाती है। रेन मिंग से कहता है आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रैंकिंग नंबर 1 पर आने के लिए कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, चलो फिर दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। मिंग हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। वैसे मुझे किसी ने बताया है कि तुम ऐसे नहीं जीते, बल्कि तुम फर्स्ट प्लेस पर किसी वजह से हो, किसी बंदे की वजह से जिसने तुम्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। चलो जल्दी से बताओ तुम्हारा सपोर्टर कौन है। रेन उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम मुझसे सवाल पूछ सको। चलो मैं तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ दिखाता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ कि मुझे किसने सपोर्ट किया है। एंड जैसे ही अपनी पावर्स को रिलीज करता है वो अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता है। पहले वो अपने डिसाइपल स्टेज के 10th ग्रेड पर था, लेकिन अब वो वॉरियर स्टेज में चला गया है। देखने वाले भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसने अभी अभी लेवल अप कर लिया है, अब ये अपनी वॉरियर स्टेज में चला गया है। लगता है कि मिंग काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ गया है। जबकि लैंसू उसकी तरफ देखकर सोच रही होती है शाओलैंग रेन ने अभी अभी लेवल अप किया है, मुझे नहीं लगता कि वो अभी स्टेबल है, हालांकि वो अपने वॉरियर लेवल में है। थोड़ी देर तक वो अपने आप को नहीं संभाल पाएगा, लेकिन इतनी देर में मिंग उसको हरा देगा। रेन ने एक जबरदस्त स्टैंस लेते हुए उसे कहता है लड़के अब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है पीछे हटने के लिए, और वो उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जबकि मिंग कहता है मेरी बॉडी, मेरी बोन्स और मेरे मसल सब कुछ रेडी कंडीशन में है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ इसके साथ फाइट करने के लिए। मिंग भी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है हालांकि तुम वॉरियर स्टेज में चले गए हो, लेकिन तुम अभी तक स्टेबल नहीं हो, तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। रेन उसके ऊपर अपना पंच मारता है, जबकि मिंग भी अपने स्टोन थ्रोइंग पंच को यूज करते हुए उस पर अटैक करता है। वो दोनों ही अपने पंचेस को टकराते हैं, लेकिन मिंग का पंच काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से रेन पीछे की तरफ धकेला जाता है। रेन पीछे की तरफ खिसकता हुआ अरीना से बाहर गिरने लगता है, लेकिन वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने पाँव को वहीं अरीना के अंदर गाड़ लेता है, जिसकी वजह से वो अरीना के कॉर्नर पे जाकर रुक जाता है। मास्टर फू से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं जो टेक्निक इसको मैंने दी थी वो इसने बहुत अच्छे से मास्टर कर लिया है और इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है। मिंग ने सिर्फ एक ही पंच के साथ रेन की बॉडी प्रोटेक्शन वाली शील्ड को भी तोड़ दिया है। रेन बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपनी वॉरियर स्टेज पर हूँ जबकि ये एक डिसाइपल है, फिर ये मुझको कैसे हरा सकता है। मिंग अपने फ्लैश टैप को यूज करता है और सामने से गायब हो जाता है। रेन सामने की तरफ देखता है तो सामने कुछ भी नहीं होता। मिंग बड़ी स्पीड के साथ उसके सामने आ जाता है और उसके सामने अपनी उंगली करते हुए खड़ा हो जाता है। रेन फिर से अपने पंच को रेडी करता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है मुझे तुम बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। और साथ ही रेन उसके ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। रेन का पंच उसकी चेस्ट के ऊपर जाकर लगता है, लेकिन मिंग को कुछ भी नहीं होता, जबकि मिंग अपनी विचुअल फिंगर टेक्निक को यूज करते हुए उसकी चेस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी होकर पीछे गिर जाता है। और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। सारे लोग बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं शाओलैंग रेन ने अपनी फुल पावर के साथ मिंग के ऊपर अटैक किया था, लेकिन मिंग की बॉडी के ऊपर इसका जरा भी असर नहीं हुआ। ये लड़का मिंग तो एक मॉन्स्टर है। उनमें से कुछ कह रहे होते हैं इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, लगता है कि इसने अपने कपड़ों के नीचे कोई बॉडी आर्मर पहना हुआ है, जिसकी वजह से इसने उसके पंच को ब्लॉक कर लिया। मिंग ऊपर स्टेज पर चला जाता है जहाँ पर एल्डर खड़े होते हैं। एल्डर सभी बच्चों से कहती है मिंग जी ने आउटर डिसाइपल लिस्ट की रैंकिंग नंबर 1 को हरा दिया है और आज के बाद मिंग हमारी आउटर डिसाइपल लिस्ट की रैंकिंग नंबर 1 पर है और इसे बहुत सारा रिवार्ड मिलने वाला है। जैसा कि हमने पहले ही रिवार्ड्स में बता दिया था कि इसे 1,20,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे और साथ ही इसे 12 प्री मोरेडियल पिल्स मिलेंगी। लैंसू भागते हुए मिंग के पास आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो, शाओलैंग रेन ने अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ तुम्हारे पर अटैक किया था, तुम जख्मी तो नहीं हो। मिंग उसे कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस अपनी चेस्ट के ऊपर थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए तो फिर तुम मुझे एक किस दे सकती हो जिससे ये जल्दी से ठीक हो जाएगा। लैंसू जल्दी से दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है और
कहती है अच्छी कोशिश थी। मिंग लैंसू से कहता है वैसे मुझे कल कैपिटल जाना है, मुझे कुछ चीजें खरीदनी है, क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर चलोगी? मेरी तरफ से ट्रीट होगी, मैं तुम्हें भी बहुत कुछ खरीद कर दूंगा। लैंसू उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है और सोच रही होती है कहीं ये मुझे डेट पर ले जाने के लिए तो नहीं पूछ रहा। नेक्स्ट सीन शाओजी रेन का दिखाया जाता है जहाँ पर शाओलैंग रेन सहमी हालत में उसके सामने पड़ा होता है। शाओजी उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मिंग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? रेन उसे कहता है इस बार तो मैं उस लड़के के हाथों से हार गया हूँ, लेकिन एक बार मैं ठीक हो जाऊँ उसके बाद मैं अपना बदला जरूर लूंगा। शाओजी उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम उस लड़के के हाथों से हार गए हो, शुक्र करो उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया वरना तुम अब तक मर चुके होते। शाओजी उसे कहता है वो लड़का अपनी डिसाइपल स्टेज की 7th लेवल पर है, लेकिन फिर भी उसने एक वॉरियर को जो कि 6th लेवल पर था उसको हरा दिया। वो वाकई में एक जीनियस है, लेकिन अगर एक जीनियस स्टूपिड होगा तो वो बहुत जल्दी मारा जाएगा। रेन शाओजी से कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या तुम उसके साथ खुद डील करोगे? शाओजी उसे कहता है तुम्हें पता है ना कि आउटर डिसाइपल लिस्ट की रैंकिंग नंबर 1 पर तुम सिर्फ मेरी वजह से थे। मैं रैंकिंग नंबर 1 से हराने का मतलब ये है कि उसने मेरी इंसल्ट की है, साथ ही उसने मेरे एक इनर डिसाइपल जिसका नाम जुन लाओ था, जिसको मैंने उसको मारने के लिए भेजा था, उसको भी मार डाला है। हमें लीड डिसाइपल बहुत ही कम बाहर निकलते हैं और लोगों के साथ डील करते हैं, इसलिए लगता है कि बहुत सारे आउटर डिसाइपल हमारे बारे में भूल चुके हैं, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि उसको इस बारे में याद दिलाने का कि मैं एक लीड डिसाइपल हूँ। नेक्स्ट सीन जी फैमिली के मेंशन का दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लड क्लॉक सोसाइटी का एक असैसिन ग्रैंडपा के पास आता है और उनसे कहता है हमने उस लड़के मिंग को मारने के लिए जो 2 डिसाइपल अपने वहाँ पर भेजे थे वो दोनों ही उस लड़के के हाथों से मारे गए हैं। इस बात से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और हमें लगता है कि तुमने हमें झूठ बोला है। तुमने कहा था कि वो लड़का बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन वो लड़का तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं लेकिन वो स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? हमने तुमसे बिल्कुल ठीक कहा था, वो अपनी डिसाइपल स्टेज के 5th लेवल पर है। वो असैसिन ग्रैंडपा से कहता है लेकिन हमारे पास जितनी न्यूज है उसके मुताबिक वो लड़का अपनी डिसाइपल स्टेज के 7th लेवल पर है और साथ ही हमें ये भी पता चला है कि वो एक वॉरियर को जो कि 6th लेवल पर है उसको मार सकता है और उस लड़के को मार्शल कॉइन्स भी यूज करना आते हैं, जो कि बहुत ही रेयर बात है। हमने उस अपने टारगेट को पूरी तरह से एनालाइज किया है और हमें लगता है कि वो एक 2nd ग्रेड का टारगेट है, इसलिए हम लोग अपनी कमीशन को बढ़ा रहे हैं। हमने जितना पहले उस लड़के को मारने का मांगा था उससे ज्यादा चाहिए, हमें डबल चाहिए। ग्रैंडपा की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लेकिन हमारे पास इतने ज्यादा कॉइन्स नहीं है, हम लोग तुम्हें इतने ज्यादा केजी के स्पिरिचुअल कॉइन्स नहीं दे सकते, क्या तुम थोड़ा सा कम नहीं कर सकते? वो असैसिन उसे कहता है बस करो, तुमने हमसे झूठ बोला, तुम्हारी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से हमारे 2 असैसिन मारे गए और हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, शुक्र करो कि हम उस नुकसान का हर्जाना तुमसे नहीं ले रहे, इसलिए आप चुपचाप जितना कमीशन मैंने तुमसे मांगा है उतना कमीशन दे दो, हम तुम्हारे टारगेट को मार देंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। ग्रैंडपा काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं चलो फिर ठीक है, हम लोग तुम्हें एक्स्ट्रा 500 केजी स्पिरिचुअल स्टोन्स दे देंगे। नेक्स्ट सीन फिर से रेड सन सेक्टर का दिखाया जाता है जहाँ पर लैंसू नए कपड़े पहनकर आती है और सोच रही होती है पता नहीं वो लड़का मुझे इस तरह देखकर पहचान पाएगा कि या नहीं कि मैंने नए कपड़े पहने हैं, क्योंकि मैं ये सिर्फ उसके लिए करके आई हूँ। साथ ही मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है, मैं सुबह काफी ज्यादा लेट हो गई थी और जल्दी में मुझे जो कपड़े मिले वो मैंने पहन लिए। मुझे लगता है कि मेरे पास काफी कम कपड़े हैं, मुझे और ज्यादा कपड़े खरीदना होंगे ताकि मैं मिंग के लिए हमेशा खूबसूरत बनकर रह सकूं। वहीं पर उसे सामने मिंग नजर आता है, वो उसे इशारा करते हुए कहती है मिंग मैं यहाँ पर हूँ। मिंग उसे कहता है हाँ हम लोग यहाँ पर हैं। मिंग के साथ साथ जिपिंग और जिंग गैंग भी होते हैं, क्योंकि जिंग चैंग भी उसके साथ ही होता है। लैंसू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि लैंसू को ऐसा लग रहा था मिंग उसे डेट पर ले जाना चाहता है। लैंसू बेचारी का चेहरा लटक जाता है और वो इसी तरह उदास उनके साथ चल रही होती है। जिंग चैंग लैंसू की तरफ देखता है और कहता है मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। मिंग लैंसू से कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा मार्शल ब्रदर जिंग चैंग ये मेरी इस जीत को सेलिब्रेट करना चाहता था, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। जबकि ये बाकी के दोनों ये मुझे रास्ते में मिल गए, इन्होंने कहा कि जब भी कैपिटल जाने वाले हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो मैं इन दोनों को भी अपने साथ ही ले आया। मुझे लगता है कि तुम्हें इससे कोई मसला नहीं होगा, है ना? ऐसी बात है ना? लैंसू हंसते हुए कहती है कोई बात नहीं, इतने ज्यादा दोस्त होंगे उतना ज्यादा अच्छा है। सबके अंदर से वो सोच रही होती है मुझे लगता है कि मैं अकेली जहाँ पर ये सोच रही थी कि मैं एक डेट पर जाने वाली हूँ, इसलिए मैं इतनी ज्यादा तैयार होकर आई हूँ, लेकिन यहाँ पर तो कहानी कुछ और है। जिपिंग मिंग से कहता है लास्ट टाइम जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो हम सब लोग एक ही सेम लेवल पर थे, लेकिन मुझे ये बात देखकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि तुम हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल गए हो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा जेलस भी हूँ, तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी हूँ, और अब तो तुमने आउटर डिसाइपल लिस्ट के ऊपर फर्स्ट रैंकिंग को भी हासिल कर लिया है। जिंग गैंग उसे कहता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ, तुम मेरी इंस्पिरेशन हो। तुम्हें पता है कि आजकल सारे आउटर डिसाइपल्स तुम्हें क्या कहते हैं? उन्होंने तुम्हें एक निक नेम दिया है। मिंग उसे कहता है क्या वाकई में लोगों ने मुझे एक निक नेम दिया है? कौन सा नेम है? जिंग गैंग उसे कहता है सारे लोग तुम्हें जीनियस डीमन मिंग कहते हैं। मिंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं इतना भी ग्रेट नहीं हूँ कि सारे लोग मुझे जीनियस कहना शुरू कर दिया है। लेकिन साथ ही वो अंदर से हंस रहा होता है और कहता है ये वाला नाम तो बहुत ज्यादा कूल है, जीनियस डीमन मिंग। मिंग उनसे कहता है मिंग जिंग गैंग से कहता है अब मैं इतना भी महान नहीं हूँ, दूसरे सेक्टर्स और दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के मुकाबले में मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। कॉलेजेस का नाम सुनते ही जिंग गैंग को दौरा पड़ जाता है। जिपिंग उसे कहता है दोबारा कॉलेज का नाम जिंग गैंग के सामने मत लेना, एक कॉलेज है जिसका नाम क्योनलोंग कॉलेज है। जिंग
जिंग गैंग की उस कॉलेज के साथ बहुत ही बुरी मेमोरीज हैं। लेंसू से कहती है किंगलोंग कॉलेज तो एक सुप्रीम कॉलेज है, क्योंकि किंगलोंग डायनेस्टी में एक बहुत ही बड़ा कॉलेज है, तुम उसके साथ कैसे शामिल होगे, क्या तुम वहाँ पर थे? जिंग गैंग उसे कहता है किंगलोंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को 12 ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, उनके 12 ग्रेड्स होते हैं और मैं सबसे लोएस्ट ग्रेड वाले बंदे से मिला था। अब मैं भी एक छोटा बच्चा था और वो भी एक बच्चा था, लेकिन मैं उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मैं उससे एक लेवल अप था, लेकिन फिर भी उस लड़के ने मुझे हरा दिया सिर्फ एक मूव को यूज करते हुए। ऐसे ही उसने मुझे हराया। मेरी बचपन की स्वीट हार्ट, मेरी जाने मन, वो उसके साथ चली गई, उसने मुझे छोड़ दिया। इसी वजह से मैं उस सुप्रीम कॉलेज से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ और उस लड़के से भी। मैंने तब से अपने आप से वादा किया है कि मैं अपने आप को इतना ज्यादा ट्रेन करूंगा कि मैं उस लड़के से एक दिन जरूर सरपास कर जाऊंगा और उसको एक दिन जरूर हराऊंगा और अपनी जाने मन को वापस ले आऊंगा। बिमिंग मिंग से कहती है मास्टर तुम एक गिफ्टेड स्टूडेंट हो, किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट का मुकाबला कर सकते हो, तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, इसलिए तुम्हें जल्दी से किसी शॉप में जाकर अपने लिए एक ओरिजिनल जैंग स्टोन को ढूंढना होगा ताकि तुम उसके साथ जिन एंड जैंग वॉशिंग टेक्निक को यूज कर सको। उसके बाद तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और यहीं पर हमारी एपिसोड 32 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर के एपिसोड 33 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बिमिंग मिंग से कहती है तुमने अपनी मैरो वॉशिंग की टेक्निक को कंप्लीट कर लिया था, अब तुम्हें जिन एंड जैंग की मैरो वॉशिंग टेक्निक को कंप्लीट करना है, जिसके लिए तुम्हें एक जैंग स्टोन को खरीदना होगा, वो भी किसी शॉप से। लेकिन तुम्हें एक जेन्युइन जैंग स्टोन को खरीदना पड़ेगा जो कि बहुत ज्यादा महंगा होता है और उसे ढूंढना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर वो सारे लोग एक ट्रेजर शॉप के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल्स पड़े होते हैं। जिन गैंग और जिपिंग वहाँ पर काफी सारी चीजें रखी होती है, उन सबको देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं लेकिन ये सारी चीजें तो बहुत ज्यादा महंगी हैं, हमारी रीच से बहुत ज्यादा बाहर है। जिंग चैंग भी वहाँ पर कुछ गैंग सैंड को देख रहा होता है और कहता है ये काफी अच्छा मटेरियल है, जबकि वहीं पर लेंसू की तरफ दिखाते हैं जो कि अपने लिए कुछ कपड़े देख रही होती है। तो वहाँ पर एक ड्रेस उठाती है, लेकिन वो ड्रेस बहुत ज्यादा महंगी होती है। लेंसू कहती है ये एक ड्रेस 200 मार्शल कॉइन्स की है, ये तो बहुत ज्यादा महंगी है। जबकि मिंग अपने लिए कुछ क्रिस्टल्स को देख रहा होता है, कुछ जैंग क्रिस्टल्स को, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। बिमिंग मिंग से कहती है हाँ हमें यही चाहिए, ये एक प्योर जैंग स्टोन है, तुम जल्दी से इसको खरीद लो, तुम्हारी कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा काम आएगा। वहाँ से बहुत सारी चीजें खरीदता है जिसकी वजह से उसका बिल 1280 मार्शल कॉइन्स बनता है। अब ओनर उसे कहता है क्योंकि तुमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें खरीदी हैं और तुम्हारा बिल 1000 मार्शल कॉइन से ज्यादा का बना है, इसलिए आपसे तुम हमारे एक वीआईपी कस्टमर हो और तुम्हारे लिए जितनी भी तुम बाकी की चीजें खरीदोगे उन पर 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। जबकि तुमने 1000 मार्शल कॉइन्स की चीजें पहले से खरीद ली है, इसलिए तुम्हें डिस्काउंट दिया जा रहा है, तुम्हें सिर्फ 1200 मार्शल कॉइन्स को पे करना है, ऊपर वाले 80 मार्शल कॉइन्स रहने दो। मिंग कहता है डिस्काउंट के बाद भी ये बहुत ज्यादा महंगी चीजें हैं। जिंग चैंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मिंग से कहता है तुम्हारे पास इतने ज्यादा मार्शल कॉइन्स कहाँ से आ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि मास्टर फू, नहीं मेरा मतलब है कहीं तुम गैम्बलिंग में से ये सब कुछ तो नहीं लेकर आए, कहीं तुम फिर से गैम्बलिंग तो नहीं कर रहे? मिंग उसे कहता है नहीं मैं गैम्बलिंग नहीं कर रहा, मैंने कुछ मिशन किए थे, वहीं से मुझे ये सारे मिले हैं, बहुत ही जल्दी तुम्हें इस बारे में पता चल जाएगा। मिंग उन सब से कहता है आज की ट्रीट मेरी तरफ से है, मैंने सुना है कि हाई रॉक सिटी में एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, चलो वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर जाकर कुछ मैजिकल बीस्ट खाते हैं। और सारे मिंग की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं चलो भी ठीक है तुम्हारी ट्रीट। नेक्स्ट सीन में वो सारे लोग हाई रॉक सिटी में चले जाते हैं, वहाँ पर उस नए होटल के अंदर जहाँ पर उनके सामने बहुत सारा खाना रखा जाता है। जिंग चैंग लेंसू से कहता है लेंसू अब जबकि ये ट्रीट मिंग दे रहा है, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर सारी साइड डिशेज ऑर्डर की है जो कि बहुत ज्यादा सस्ती है, लगता है कि तुम मिंग के लिए पैसे बचाने की कोशिश कर रही हो। मिंग लेंसू की तरफ देखता है तो लेंसू शर्माते हुए से कहती है नहीं मैं सिर्फ अपना वजन कम कर रही हूँ। असल में लेंसू काफी ज्यादा गुस्से में है क्योंकि वो एक ड्रेस खरीदना चाहती थी और पहली बात वो तो यहाँ पर एक डेट पर आई है। वहीं पर एक लड़का आता है और उनके सामने एक डिश रखते हुए कहता है सर ये हमारी होटल की सबसे स्पेशल डिश है जो हमारे बॉस ने आपको फ्री में दी है, ये हमारे होटल की तरफ से है, प्लीज इसको एंजॉय करें। मिंग उसे कहता है अपने बॉस को जाकर थैंक यू बोलना। वो बंदा उनके सामने उस डिश को रखकर चला जाता है और उस डिश के अंदर एक ऑक्टोपस टाइप का एनिमल होता है। जैसे ही वो रखकर वहाँ से जाता है उस ऑक्टोपस के मुंह के अंदर से एक नीडल निकलती है जो कि सीधी जाकर मिंग के दिल पर लगती है। उसके अंदर बहुत सारा पॉइजन भी होता है और वो पॉइजन मिंग की बॉडी के अंदर फैल जाता है। मिंग वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। जिंग चैंग भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और जल्दी से उठकर उस लड़के के ऊपर अटैक करता है जिसने उसके सामने ये डिश रखी थी, लेकिन वो अपने पास से क्रिस्टल निकालता है और उसे फोड़ते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। जिंग गैंग जल्दी से आगे बढ़ता है और मिंग की बॉडी के अंदर से उस छोटे से नीडल वाले तीर को बाहर निकालता है और कहता है ये तो पॉइजनस है, मिंग की बॉडी के अंदर पॉइजन चला गया है। अब चूंकि ये सीधा उसके दिल के अंदर लगा है इसलिए इसकी बॉडी के अंदर पॉइजन फैल चुका है, बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, हम लोग यहाँ पर डॉक्टर को बुलाने के बाद भी इसको नहीं बचा पाएंगे।
जाएंगे। लैंसू उन सबसे कहती है तुम सब लोग बाहर चले जाओ, मेरे पास एक तरीका है इसकी जान बचाने का, लेकिन मैं तुम्हारे सामने उस तरीके को यूज नहीं कर सकती, इसलिए तुम सब लोग बाहर चले जाओ। जिंग चैंग उसे कहता है चलो फिर ठीक है, अगर तुम श्योर हो कि तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे इसकी जान बचाई जा सकती है, ठीक है तुम उसको अप्लाई करो, हम लोग बाहर जाकर इंतजार करते हैं। और फिर वो सारे लोग बाहर चले जाते हैं। लैंसू मिंग के सामने आकर बैठ जाती है। लैंसू कहती है मुझे इसकी जान बचाने के लिए ऐसा करना ही होगा, और साथ ही वो उसके मुंह के साथ अपना मुंह जोड़ती है और अपनी बॉडी के अंदर से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देती है। लैंसू की स्पिरिचुअल एनर्जी जैसी मिंग की बॉडी के अंदर जाती है वो सारे के सारे पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर देती है। थोड़ी देर के बाद मिंग अपनी आंखें खोलता है, सामने की तरफ देखता है तो सामने लैंसू होती है जो कि बैठी शर्मा रही होती है। मिंग कहता है मेरे साथ क्या हुआ। उसी वक्त बिमिंग उसे सारी डिटेल बता देती है। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर अभी थोड़ी देर पहले आपको एक पॉइजन वाला एरो लगा था जिसकी वजह से आप मरने वाले थे, वो पॉइजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मैं कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन लैंसू ने आपकी जान बचा ली। मिंग ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है लैंसू ने मेरी जान कैसे बचाई है, लेकिन साथ ही वो कहता है मेरे होंठों से बहुत ही फेमिलियर सी स्मेल आ रही है जैसी कि लैंसू के पास से आती है। बिमिंग उसे कहती है मास्टर आप बहुत ज्यादा लकी हैं, इस लड़की की बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा अलग है, ये होली बॉडी के बहुत ज्यादा करीब है, इसकी बॉडी बहुत ज्यादा प्योर है और इसकी बॉडी के अंदर जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो भी बहुत ज्यादा प्योर है, तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो। अब क्योंकि इस लड़की की बॉडी बहुत ज्यादा प्योर है, इसकी बॉडी के अंदर जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो किसी की बॉडी के अंदर से पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर सकती है। ये तो इस लड़की की वजह से है कि इसने तुम्हारी जान बचा ली, वरना एक मार्शल आर्ट्स का गुरु भी उस पॉइजन से नहीं निमट सकता था, वो पॉइजन बहुत ज्यादा पावरफुल था। मिंग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है मुझे लगता है कि ये सारे किलर्स को यहाँ पर जी फैमिली वालों ने भेजा होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी वो लोग मुझे मार नहीं पाए थे, इस बार दोबारा से उन्होंने कोशिश की है, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। लैंसू मिंग से कहती है अब तुम अपने वोंड की ड्रेसिंग कर सकते हो। मिंग से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। मिंग लैंसू से कहता है मुझे तो ऐसा लगा जैसे अभी भी किसी ने मुझे किस किया। वो उससे कहती है नहीं ये किस नहीं थी, मैंने सिर्फ तुम्हारी जान बचाई है। मिंग कहता है अब जबकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर बैठकर खाना खाना चाहेगा, चलो वापस चलते हैं। एक्सिन रेड सन सेक्टर का दिखाया जाता है जहाँ पर शाओजी रेन को दिखाते हैं। शाओजी रेन के पास उसके कुछ और डिसाइपल होते हैं जो कि सारे इनर डिसाइपल होते हैं। शाओजी उन सब से कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है, तुम्हें उसको मारना है, यानी कि मिंग जी को मारना है। उन इनर डिसाइपल में से एक कहता है लेकिन हम इतने सारे लोगों को वहाँ पर जाने की क्या जरूरत है, हम सारे इनर डिसाइपल्स हैं और ऊपर से हम सारे वॉरियर्स हैं। वो लड़का तो अपनी इनर डिसाइपल स्टेज की 7th लेवल पर है, फिर उसे मारने के लिए इतने ज्यादा इनर डिसाइपल्स को भेजने की क्या जरूरत है। शाओजी उन सब से कहता है उस लड़के को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करो। जहाँ पर उस लड़के ने युन लाओ को मारा था वहाँ पर डोमिनेटर का ओरा मिला है, यानी कि वो लड़का मार्शल कॉइन्स को यूज करता है, इसलिए तुम लोगों को बहुत ज्यादा एहतियात करना होगी, कहीं वो मार्शल कॉइन्स को यूज करके तुम लोगों को भी न मार डाले। और इसके अलावा एक इनर डिसाइपल जिसका नाम जिंग चैंग है वो भी उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए सबसे पहले तो तुम्हें उसको इनर कोर्ट से बाहर लेकर जाना होगा। वो लड़का शाओजी से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इस काम को जरूर पूरा कर देंगे। नेक्स्ट सीन रात के वक्त का होता है। मिंग अपने रूम में बैठा स्पिरिचुअल स्टोन को सामने रखकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी उंगली को उस क्रिस्टल की तरफ करता है तो उसके अंदर से एनर्जी निकलती है जो कि उसकी बॉडी के अंदर जाती है, लेकिन साथ ही वो अपना बाजू पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। मिंग उसे कहता है ये वाली टेक्निक किसने बनाई है, जिन एंड जैंग मैरो वाशिंग की। इतना ज्यादा मैं इस क्रिस्टल को टच करता हूँ मेरी बॉडी में उतना ज्यादा पेन होता जा रहा है, ये वाली टेक्निक तो बहुत ज्यादा दर्दनाक है। मिंग उसे कहती है मास्टर इस दर्द को आपको बर्दाश्त करना होगा, मुझे लगता है कि अगले 9 दिन तक इस तरह आपकी बॉडी में ये दर्द होता रहेगा, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही आसान तरीका भी है इस मैरो वॉशिंग की टेक्निक को कंप्लीट करने के लिए, जिससे आपको दर्द भी नहीं होगा। मिंग उसे कहता है तुम कौन से तरीके की बात कर रही हो। मिंग उसे कहती है तुम्हें लैंसू को किस करना होगा। मिंग कहता है क्या लैंसू को किस करना होगा, लेकिन इससे क्या होगा। मिंग उसे कहती है अगर तुम उसे किस करोगे तो उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो सारी तुम्हारी बॉडी के अंदर चली जाएगी, जिससे तुम्हारी बॉडी के अंदर जितना भी टॉक्सिन है वो सारे जाया हो जाएंगे और इस तरह तुम अपनी बोन मैरो टेक्निक को कंप्लीट कर लोगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उस लड़की की बॉडी बहुत ज्यादा प्योर है और उसकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो भी बहुत ज्यादा प्योर और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम उसकी बॉडी से उस सारी एनर्जी को ले लेते हो फिर तुम्हें किसी भी दूसरी कल्टीवेशन मेथड को अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी कल्टीवेशन की टेक्निक तो ऐसी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, और वैसे भी वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और बहुत ही जल्दी वो तुम्हारी बीवी बनने वाली है, तो अगर तुम ऐसा करते हो इस बात से क्या फर्क पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें शर्माना नहीं चाहिए और जाकर सीधा उससे कह डालो। मिंग बिमिंग से कहता है मुझे लगता है कि तुमने तब से मुझे अभी तक उसके साथ होने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि तुम्हें पता था कि उसकी बॉडी से मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी मिल सकती है, वरना तुम तो मुझे कब का उससे वार्निंग देकर रोक देती। बिमिंग मिंग से कहती है मास्टर अब सिचुएशन बहुत ज्यादा बदल चुकी है, आपको इसी तरीके को यूज करना होगा। बहुत सारे ऐसे जीनियस एक्सपर्ट्स हैं, मार्शल आर्ट्स के गुरु हैं जो कि अपने लिए ऐसा पार्टनर ढूंढते हैं जिनकी बॉडी के अंदर प्योर एनर्जी हो, क्योंकि ऐसा करने से उनका बहुत सारा टाइम बच जाता है और बहुत सारी टेक्निक्स को मास्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती। मिंग उसे कहता है मैं तो ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें लगता है कि क्या वो मानेगी। कि जब मैंने उसका हाथ पकड़ा था तब भी वो ब्लश करते हुए वहाँ से भाग गई थी, वो इस बात के लिए कभी भी
मानेगी नहीं। मिंग उसे कहती है मेरे पास एक स्क्रोल है, एक हैंड रिटन बुक जो उस भिखारी ने अपने हाथों से लिखी है, जिसके अंदर लड़की को पटाने के बहुत सारे तरीके लिखे हुए हैं। अगर तुम चाहो तो उस बुक को पढ़ने के बाद उन सारे तरीकों को आजमा कर देख सकते हो। मुझे तो लगता है कि ये तरीका ठीक रहेगा। मिंग उसे कहता है लेकिन मैं इस तरह के किसी भी प्लान को यूज नहीं करने वाला। मैं उसको अपनी सिंसियरिटी से जीतना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे प्यार करे। उसी वक्त मिंग के दरवाजे पे नॉक होती है। बाहर जो भी होता है मिंग उसे कहता है ठीक है अंदर आ जाओ। लेंसू की दोस्त पिंग रोते हुए अंदर आ जाती है और मिंग से कहती है मिंग लेंसू को किसी ने किडनैप कर लिया है। मिंग तो पहले उसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है तुम फिर से वही हरकत कर रही हो जो तुमने पहले की थी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लूंगा। पिंग रोते हुए उसे कहती है लेकिन मैं इस बार सच कह रही हूँ, इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके हाथ में एक लेटर होता है, वो मिंग के सामने करती है। मिंग उसके हाथ से उस लेटर को ले लेता है और उसे पढ़ता है। उसके अंदर लिखा होता है अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी लड़की के साथ कुछ किया जाए तो फिर जल्दी से बैक माउंटेन पर आ जाओ। मिंग ये पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अपने फ्लैश टैब को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ अपने रूम से बाहर चला जाता है। रास्ते में जाते हुए मिंग मास्टर से कहती है मास्टर मैंने वहाँ पर 4 इनर डिसाइपल्स को देखा है, जिनमें से 3 तो अपनी वॉरियर स्टेट के 5th लेवल पर हैं, जबकि एक 4th लेवल पर है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको वहाँ पर जाना चाहिए। मिंग बिमिंग से कहता है बिमिंग क्या तुम्हारे पास एक मैजिक माइंड नहीं है? क्या तुम ये सब कुछ स्कैन नहीं कर सकती थी? क्या तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी कि लेंसू के साथ कुछ हो गया है? बिमिंग उसे कहती है नहीं मास्टर, मेरा मैजिक माइंड इस तरह काम नहीं करता। मैं सिर्फ इस डिवाइन क्लॉक के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरा मैजिक माइंड इस तरह काम करता तो मैं तो आपको पहले ही बता देती कि आपके ऊपर पॉइजन से अटैक होने वाला है। मिंग बिमिंग से कहता है अपने आसपास नजर रखो, वो चाहे जो भी हो जिन्होंने लेंसू को पकड़ कर रखा है, मैं उन सबको मार डालूंगा और अपनी लेंसू को बचा लूंगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 33 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।